में आप इसको रिसेसिव अलील ना कह के आप इसको कोडोमिनेंट अलील का नाम, समझ आया जैस्मीन? राइट, उसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे, राइट? Okay, next if insect sit on the male flower, then another male flower, and then to the female flower, then what will happen? Right, देखो अगर हम कहते हैं insect will sit on the male flower और फिर दूसरे पे male flower पे बैठा तो पोलन का ऑब्वियस बात है लॉस है ही। मैं नहीं कह रहे हर बार जब भी इंसेक्ट बैठेगा पॉलिनेशन होगा, 100% गारंटी तो हम देते ही नहीं, गारंटी तो बहुत ही कम की दी जाती है, राइट? उसी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो। तो जब आपका ये होगा कि हाँ इंसेक्ट जो है मेल से डायरेक्टली फीमेल पे चला गया तो पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है? राइट, यस राना, व्हाट यू आर गोइंग टू सी मी, बेटा आपको दिख नहीं रहा मुझे क्वेश्चन जो आप दिखाना चाह रहे हो, राइट? वहाँ विजिबिलिटी नहीं है क्वेश्चन की, तो एक बार या तो क्वेश्चन पूरा लिख लो, राइट? यस, कॉज अ प्रॉब्लम कोडोमिनेंट HBS HBA प्रॉब्लम नहीं कॉज करता बेटा, लेकिन ये लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम कॉज करता है, राइट? लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में कॉज अ प्रॉब्लम, ठीक है? राइट, मल्टीपल एलिलिज्म इज ड्यू टू म्यूटेशन, मल्टीपल एलिलिज्म बिल्कुल म्यूटेशन की वजह से होता है, राइट? जहां पर हम ये डिफाइन करते हैं, राना एक काम करो ग्रुप पे डाल दो, टेलीग्राम ग्रुप पे फोटो खींच के इसकी डालो अभी, राइट? मल्टीपल एलिलिज्म म्यूटेशन की वजह से इस वजह से होता है, बिकॉज हम कहते हैं जो एक हमारे पास अलील है, वन सिंगल अलील विल बी देयर, अगर वो म्यूटेटेड है हमारे पास, राइट? और उसी के म्यूटेशंस की वजह से वो आगे के जनरेशन में नए नए हमें दिखते रहते हैं, ठीक है? तो वो मल्टीपल अलील्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसी जो एग्जिस्टिंग अलील है पॉपुलेशन में उन्हीं का ही म्यूटेशन हो रहा है, समझ आया पॉइंट? राइट, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर। एक सेकंड जरा मैं एक बार वो क्वेश्चन देखूं। वेरी गुड, ट्राई हैबिट क्लॉज बहुतों ने बनाया हुआ है। हाँ जी, सो दो क्वेश्चंस है अभी यहाँ पर, ठीक है? वो दो क्वेश्चंस देखते हैं और फिर मैं डोमिनेंस वाली लाइन समझाती हूँ। आई रीड द क्वेश्चंस, आपके पास टेलीग्राम ऐप तो है ना? राइट, ओपन करो उसको, खोलो और उसमें क्वेश्चन लिखो। ओके, सानिया मैं उस ड्राइव पे आती हूँ बेटा, मल्टीपल A tall plant was grown in a nutrient deficient soil and remained dwarf. When it is crossed with a dwarf plant, and the dwarf plant के साथ उसे क्रॉस कराया आपने, तो वो भी dwarf है, वो भी dwarf है, तो आगे के सारे ऑर्गेनिज्म dwarf हो जाएंगे बेटा, राइट? ऑल दी हाइब्रिड प्लांट्स आर dwarf, राइट? जब एक टॉल प्लांट को आपने न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट, देखो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट ग्रो कंडीशन में, अच्छा नहीं सॉरी, टॉल प्लांट को न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट कंडीशन में ग्रो कराया और वो dwarf रहा, राइट? तो उसके अंदर अभी है तो अलील कैपिटल T स्मॉल t ना, राइट? सॉरी, कैपिटल T और ड्वार्फ के साथ करा रहे हो तो उसके पास क्या प्रेजेंट है आपका यहाँ पर? स्मॉल t, राइट? अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हाइब्रिड, ये क्या है आंसर इसका बताओ सर? 97th क्वेश्चन का रीड कर रहे हैं सब क्वेश्चन, राइट? 75% टॉल, 25% ड्वार्फ, कैसे 97 का डी कैसे होगा भाई? डी, ओके, ऑल हाइब्रिड प्लांट्स आर टॉल, बी श्योर एवरीवन, राइट? हाँ जी, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा कि टॉल प्लांट को आपने न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो कराया और वो ड्वार्फ रहा, राइट? इसका मतलब उसे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिले, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिले तो उसका एंजाइम जो था प्रॉपर वर्क कर पाया, जो कैपिटल टी की वजह से बन गया। अब उसने कहा जब आपने उसे क्रॉस कराया ड्वार्फ प्लांट के साथ, तब क्या कंडीशन होगी हमारे पास, राइट? सो अब अगर मैं टॉल लेके चलती हूँ तो मेरे पास इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी भी ले सकती हूँ, कैपिटल टी भी ले सकती हूँ, क्योंकि प्योर लाइन उसने नहीं कहा है, ठीक है? राइट, उसकी कंडीशन को लेके, और जब उसको ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कर रहा है स्मॉल टी, तो या तो वो टेस्ट क्रॉस बन जाएगा या वो प्योर लाइन क्रॉस बन जाएगा, राइट? अब उसमें उसने ऑप्शन में दिया 50% टॉल, 50% ड्वार्फ, ऑल हाइब्रिड प्लांट आर टॉल। ना आंसर क्या दे रखा है इसका? सी दे रखा होगा कि 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ, राइट? बिकॉज इसके अंदर आपका यहाँ पर वो ड्वार्फ है, ऑर्गेनिज्म रिमेन ड्वार्फ फॉर सम टाइम, राइट? इसका मतलब वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट कंडीशन में उसका प्रॉपर डोमिनेंट एलील वर्क नहीं कर रहा था, राइट? सो दैट कैन बी एन आंसर कि टेस्ट क्रॉस की कंडीशन आपकी जाएगी। एक बार आंसर चेक करो इसका बेटा, आंसर क्या दे रखा है? क्वेश्चन दोनों ही, आप ऑप्शन दोनों ही सही है, बी दे रखा है, राइट? बी इसमें वही दे रखा है, उसने टॉल प्लांट को होमोजाइगस दिया है तो उसके बेस पे हाइब्रिड प्लांट टॉल आया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज आपका जब वो कह रहा है कि टॉल प्लांट रिमेन ड्वार्फ फॉर सम टाइम, इसका मतलब कैपिटल टी प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाया, राइट? इसी वजह से ड्वार्फनेस आई है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कंडीशंस के अंदर, राइट? सो वी हैव टू गो फॉर द टेस्ट क्रॉस फॉर इट एंड अल्टीमेटली वी गेट 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, राइट? एंड नेक्स्ट वन इसी के बाद आपका 142 एक क्वेश्चन है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट? ये मैं आज क्वेश्चन कराने वाली हूँ ह्यूमन स्किन कलर के ऊपर, तो ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट? एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा यहाँ पर, ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन पेयर,
Let us assume here there are 3 gene pairs on the different chromosome. That for each pair there are 2 alleles which are incompletely dominant. हाँ जी, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरा एक बार सबके सब और इसको सॉल्व करना साथ साथ। क्वेश्चन ने ये कहा है आपको यहाँ पर हर पेयर के अंदर 2 alleles हैं और वो 2 alleles incompletely dominant है. That one that code for no melanin deposition and incompletely recessive one that code for no melanin deposition. One that code for no melanin and incompletely recessive one that code for no melanin deposition. Very dark skin color married with a very light. What will be the chances of offspring have a very dark skin color? Okay, incomplete dominant शो कर रहा है ना, तो आपका very dark skin. ओके राइट, क्वेश्चन देखो पढ़ा सबने एक बार राइट. इसका 142 का क्या आंसर है? 142 ही ह्यूमन स्किन कलर वाले का. बिकॉज ये आपसे जो पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि ऑफस्प्रिंग विद अ वेरी डार्क स्किन कलर राइट. देखो एक इसने स्टेटमेंट, वैसे तो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है राइट. सो अगर हम यहाँ पर देखें इसके अंदर तो इसने कहा ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन पेयर जो गिवन है आपको. लेट अस अज्यूम हियर देयर आर द 3 जीन पेयर ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम. दैट फॉर ईच पेयर, हर एक पेयर के लिए देयर आर 2 alleles, 2 alleles हैं राइट जो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है. That you and incompletely जिसमें से an incompletely dominant one that code for no melanin deposition, incompletely recessive one that code for no melanin deposition. नहीं तो पहले तो उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती मुझे. और वेरी डार्क स्किन कलर इज मैरिड विद अ वेरी लाइट. तो अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट दोनों को दे रखा है ना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट, आपका डोमिनेंट वाला भी कंप्लीटली नहीं कर रहा, रिसेसिव वाला भी कंप्लीटली नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें कभी भी आपको पेरेंटल ट्रेट मिलेगा ही नहीं राइट. तो डार्क स्किन कलर वैसे आपका 0 आना चाहिए इसका आंसर राइट. आंसर शुड बी 0. क्यों 0 आएगा बेसिकली बेटा? क्योंकि उसने ऊपर एक जो लाइन लिखी है ना वो थोड़ी सी हमारे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि उसने कहा इनकम्प्लीटली डोमिनेंट वन मींस जो प्रॉपर्ली डोमिनेट नहीं कर रहा वो भी प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं करता, मेलानिन डिपॉजिट नहीं करता, और जो प्रॉपर रिसेसिव नहीं है वो भी मेलानिन डिपॉजिट नहीं करता. इसका मतलब वेरी डार्क तो आ ही नहीं सकता. वेरी डार्क आने के लिए सारे डोमिनेंट होने जरूरी है ना, तो सारे डोमिनेंट तो आपके आ ही नहीं रहे इसकी वजह से राइट. तब उसने हमने आंसर उसको क्या दे दिया है. समझ आया क्वेश्चन राइट? क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड टिल हियर राइट? सो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है अच्छे से? ओके एवरीवन. नेक्स्ट आया है यहाँ पर 135th क्वेश्चन. हाँ जी 135th क्वेश्चन देखो बेटा. आफ्टर examining the blood group of husband and wife, the doctor advised them to not have more than one child. The blood group of the couple are बिल्कुल सिंपल है राइट. क्या होगा हमारे पास इसके अंदर राइट? यस, फीमेल इज गोइंग टू बी RH नेगेटिव, मेल इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव राइट. मेल RH पॉजिटिव होगा, फीमेल RH नेगेटिव होगी. फीमेल RH नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि उसके पास डी एंटीजन नहीं है राइट. और अगर मदर फादर RH पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है बेबी इज गोइंग टू हैव द डी एंटीजन. ठीक है, डी एलील उसमें प्रेजेंट. समझ आया ना? मदर को ले लो स्मॉल डी, फादर को ले लो कैपिटल डी, प्रोजेनी क्या आएगी? कैपिटल डी स्मॉल डी. आ गई RH पॉजिटिव प्रोजेनी. RH पॉजिटिव प्रोजेनी किसमें रह रही है? RH नेगेटिव मदर में रह रही राइट. तो उसके बेसिस पर स्टार्ट करो. ठीक है राना, समझ आया क्वेश्चन राइट? कंप्लीट है यहाँ तक राइट. सो दिस इज बेसिकली अबाउट दी 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस वी हैव आस्क्ड यू राइट. हाँ जी यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बहुत सही, वोट भी बना रखा है, वेरी गुड. ग्रेट. ओके एवरीवन राइट. सो डन यहाँ तक. इट कैन बी वो क्यों किया जा सकता है राइट. इट कैन बी. हाँ जी ये मैंने आपको सर्च करने के लिए कहा था ना वैसे कि प्लेसेंटा क्रॉस क्यों नहीं करती. ये अभी आप जब वो पढ़ोगे ना व्हेन यू स्टार्ट डूइंग अबाउट दी यू गॉट राइट. कौन सा आंसर, क्या आंसर आएगा? कौन सी एंटीबॉडी है जो क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटा को? इसी वजह से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा राइट. हमारे पास ना बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती है बॉडी के अंदर. IgA, IgG राइट, IgM, IgD, IgM डू नॉट क्रॉस. वेरी गुड. तो उसमें से जो ब्लड ग्रुप कोड करने वाली एंटीबॉडी होती है ना वो क्रॉस नहीं कर पाती राइट. अगर ब्लड ग्रुप जो कोड करने वाली एंटीबॉडी जिसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही है लाइक एंटी बन रहा है वो क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो एज सच रह जाते, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते. IgG क्रॉस कर सकते हैं. तो जो RH के लिए बनते हैं वो टाइप की एंटीबॉडी होती है जो क्रॉस कर सकते हैं. इसी वजह से ये करते हैं. समझ आया बच्चे से राइट? कह रहे हैं यहाँ तक राइट. सो हाँ जी कल तक की क्लास में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एवरीवन कंप्लीटेड विद राइट. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सबको क्लियर था अच्छे से? किसी को कोई डाउट वहां तक राइट? हाँ जी ऊपर जो 2-3 डाउट्स है वो एक बार पोस्ट कर दो. सानिया
के थे, मंशिका के थे, राइट. सो वहां तक पॉइंट क्लियर है बेटा, राइट. ओके, नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बना के देखा एक बार कैसे आ रहा है हमारे पास रिजल्ट. रेशो आ रही है सबकी 1:6:15:15:15:6:1, राइट. म्यूटेशन के यस एग्जैक्टली बेटा. ये इसमें कैसे स्टार्ट हुआ सानिया, व्हेन वी सेज वन स्पीशीज इज ग्रोइंग ना, एक स्पीशीज की अगर बात करें तो स्पीशीज में जैसे जैसे ग्रोथ होती चली गई वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन आता चला. म्यूटेशन आने की वजह से कुछ म्यूटेंट अलील जनरेट हुए और जो म्यूटेंट अलील एक्सप्रेस कर पाए, राइट, वही मल्टीपल अलील कहलाएगा, राइट. क्योंकि आप इसमें ये नहीं कहोगे कि ये म्यूटेंट अलील बन नहीं रहे, म्यूटेंट अलील बनते हैं, म्यूटेशन तो होती है हर टाइम, लेकिन वही म्यूटेंट अलील मुझे दिख पाता है जो एक्सप्रेस करता है, तो म्यूटेशन भी वही दिख पाती है ना जो एक्सप्रेस करता है, राइट. तो वो म्यूटेंट अलील जो एक्सप्रेस करेगा उसी के बेसिस पे हम इसे डिफाइन करेंगे. आप समझ आए यहाँ तक का पॉइंट, राइट. हाँ जी. उसी के बाद डोमिनेंस. हाँ, एक पॉइंट मैंने अभी समझाती हूँ, एक बार नाना वो वाला दोबारा स्टार्ट करते हैं, राइट. अभी हमने पढ़ा था बेटा डोमिनेंस के बारे में. हमने कहा था डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन, राइट. जैसे हमने प्लियोट्रोपिक बी जीन की बात की थी तो हमने कहा था बी जीन किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली अपने इनहेरिटेंस पैटर्न पे डिपेंड कर रहा है कि एक कैरेक्टर के लिए तो वो कंप्लीट डोमिनेंस दे रहा था, वहीं पर दूसरे कैरेक्टर के लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दे रहा था, राइट. जिस कैरेक्टर के लिए वो कंप्लीट डोमिनेंस दे रहा था उसको आपने स्पेसिफिकली नाम क्या दिया, जहां पर उसे शो किया कि इट इज हैविंग द कंप्लीट डोमिनेंस, राइट. वहां आपने कह दिया कि इट इज हैविंग वन प्रॉपर्टी, उसके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कंप्लीट डोमिनेंस के लिए शो की जा रही है, राइट. कि वो बेसिकली डोमिनेंट अलील ही रिसेसिव को प्रॉपर्ली मास्क कर सकता है, राइट. जो आपने सीड शेप में देखा था. लेकिन वहीं पर मैंने कहा था जब वो स्टार्च ग्रेन का साइज दे रहा था तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो कर रहा था क्योंकि इंटरमीडिएट भी मिलता था. तो उस बेसिस पर हमने कहा कि हर बार जीन डोमिनेटिंग ही होगा जरूरी नहीं, इसका मतलब डोमिनेंट उसका सेल्फ फीचर नहीं है, राइट. रादर वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जीन प्रोडक्ट क्या बना रहा है, जीन कैसे अपना मैकेनिज्म कंप्लीट कर रहा है. तभी हम कहते हैं कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर, रादर इट डिपेंड ऑन द जीन प्रोडक्ट, राइट. इट डिपेंड किस पे करता है, जीन प्रोडक्ट पे, कि जीन प्रोडक्ट क्या बनता है. समझ आया पॉइंट, कि एक के लिए तो वो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, एक के लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है. अंडरस्टूड यहाँ तक पॉइंट क्लियर है अच्छे से, राइट. यस राना, राइट. 1:15 to 20 वाला समझ नहीं आया तो एक बार जस्ट उसको उठाते हैं, एक बार कंप्लीट करते हैं वाला टॉपिक, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. कल हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था जेनेटिक्स का, राइट. यहाँ हमने बेसिकली डिफाइन किया था बेटा पॉलीजेनिक के बारे में, जहाँ हमने कंट्रीब्यूशन की बात की थी कि दैट एवरी ट्रेट कम अप एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द एलील्स, राइट. कि 6 कंट्रीब्यूटिंग एलील है, 5 कंट्रीब्यूटिंग एलील है, 4 कंट्रीब्यूटिंग एलील है, 3 है, 2 है या 1 है. अब यहाँ मैंने अपने जो पनेट स्क्वायर बनाया होगा, इसलिए मैंने कहा था पनेट स्क्वायर बनाना, ताकि वो जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे. अगर हमने ये वाला पनेट बेटा ये वाला हमने कॉम्बिनेशन लिया, राइट. दिस वन जीनोटाइप इफ आई हैव टेकन नाउ, राइट. सो आई से ऑल द डोमिनेंट आर देयर, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी 6 कंट्रीब्यूटिंग एलील हो गए. एक की पॉसिबिलिटी 1/4, दूसरे की भी 1/4, तीसरे की भी 1/4, इट इज कम अप टू बी 1/64 एज अ वेरी डार्क इन नेचर, राइट. 5 कंट्रीब्यूटिंग एलील्स हैं, इसका मतलब एक को आप कर दो हेटेरोजाइगस में, कैपिटल ए स्मॉल, एक को आपने हेटेरोजाइगस कर दिया, बाकी आपने होमोजाइगस में रखे. तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई बेटा 2/4, इसकी 1/4, इसकी 1/4. सिंगल मोनो हाइब्रिड की तरह करते जाओ क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो फॉलो करा ही रहे हो ना, राइट. तो उसके बेसिस पे आपका कितना आ गया, इट कम अप टू बी 2/64. यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी आए तो 2 + 2 + 2 = 6/64, राइट. 4 कंट्रीब्यूटिंग एलील्स चाहिए, इसका मतलब एक पूरे को क्या कर दो यहाँ पर आप रिसेसिव, राइट. तो 1 कंप्लीट एज अ होमोजाइगस रिसेसिव या फिर 2 को हेटेरोजाइगस. तो जब मैंने 1 कंप्लीट एज होमोजाइगस रिसेसिव लिया तो 1/4 1/4 1/4 आई गेट 1/64. जब मैंने हेटेरोजाइगस लिया तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, तो ये मेरे पास हो गया 2/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 1/4, राइट. सो 2/4 2/4 1/4 = 4/60 आ गया मेरे पास आंसर. अब मैंने 3 कंट्रीब्यूटिंग एलील लिए बेटा, 3 कंट्रीब्यूटिंग एलील में मैंने तीनों को हेटेरोजाइगस कर दिया, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है 2/4, इसकी पॉसिबिलिटी 2/4, इसकी पॉसिबिलिटी 2/4, तो 2/4 2/4 एंड 2/4, राइट. आई कम अप विद एन आंसर एज 6/64. ठीक है, राइट. एक सेकंड, 6/64 नहीं आएगा, 8 हाँ जी 6/64, ठीक है, राइट. तो ये हमारे पास आ गई पॉसिबिलिटी.
उसके बाद हमने जितने क्रॉसेस लिए हैं इन सभी के अंदर देखा जाए तो एक एक हेट्रोजाइगस है, और जहां जहां एक एक हेट्रोजाइगस है वो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी 2/64। ऑन दैट बेसिस हमने ये पॉसिबिलिटीज निकाली। यहाँ पर मेरे पास भले ही 2 बार आया, राइट। अच्छा ये जो होगा ना, यहाँ थोड़ी सी गलती, यहाँ पर 8/64 आएगा, 6/64 नहीं आएगा। इसका मतलब भी 8/64 because 2/64, 2/4, 2/4 into 2/4, 8/64, and this is where we define it as the 2/64. This is now correct, right? तो ये हमारे पास आएगा 2/64, right? So in this condition हमें डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू है, right? तो हमने इसको टोटल 20/64 रखा। 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील्स अगर आपके पास प्रेजेंट है बेटा, तो आपने कहा यहाँ पर एक ही को होमोजाइगस डोमिनेंट रखो, बाकी को रेसेसिव कर दो। तो 1/64, 1/64, 1/64, इसकी कैसे निकाली, इसकी वैल्यू निकालो 2/64, this one 2/64 and sorry 2/4, 2/4 and this one 1/, राइट। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/64 आ गया आंसर, राइट। तो अब इन सबको सम अप कर लिया, आंसर इज कमिंग टू बी 15/64। एंड 1 कंट्रीब्यूटिंग एलील अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटी 2/64, 2/64, 2/64, टोटल सम अप एज 6/64। एंड एट द लास्ट वन वी विल से कोई भी कंट्रीब्यूटिंग एलील नहीं है हमारे पास, तो कंप्लीटली रेसिव इट इज, राइट। आंसर इज गोइंग टू बी 1/64, गोइंग टू बी वेरी लाइट इन कंडीशन, right, and we get the final ratio as 1:6:15:20:15:16:1. If we make the complete after histogram, so we get the histogram as a bell-shaped curve, right, showing that complete parental, जो pure line parental है, they are appearing as a parental trait will appear as the extreme names पे मिलते हैं, while the F1 trait appear at the center with the maximum proportion, right, क्योंकि F1 का ही आपका यहाँ पर कितना आया 20/64। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट बेटा, अंडरस्टूड, राइट। कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलील, कंट्रीब्यूटिंग एलील का कंसेप्ट क्या समझाया था आपको मैंने कल, राइट। हमने ये समझा था बेटा हमारे पास अगर 4-5 एलील एक साथ प्रेजेंट है और सभी रिसेसिव स्टेट में, तो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन बाय एनीवन, दे विल गिव अ बेसलाइन ट्रेट, एक बेसलाइन ट्रेट मिलेगा मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने एक एलील को उनमें से डोमिनेंट कर दिया, तो वो डोमिनेंट एलील मेरे पास एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करते ही वो कंट्रीब्यूट कर देगा एक स्पेसिफिक, एक यहाँ पर मेरे पास पर्टिकुलर फिनोटाइप को, राइट। और उसी की वजह से मैं कहूंगी जितना उसका कंट्रीब्यूशन होगा वो बेस लाइन पे एड अप हो जाएगा और मुझे ट्रेट मिल जाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज बेस लाइन मेरे पास वेरी डार्क, ठीक है, वेरी डार्क के बाद मैंने यहाँ पर 6 एलील्स जो मेरे पास थे वेरी डार्क के, या वेरी लाइट लेके चलते, वेरी लाइट में मैंने लिया यहाँ पर कि 6 के 6 एलील्स मेरे पास रेसेसिव, राइट। अब 6 के 6 एलील रेसेसिव है, अब मैंने इसमें से एक एलील को डोमिनेंट कर दिया, तो वो मिलानिन देने लग जाएगा। जब उसने मिलानिन दिया तो वेरी लाइट से थोड़ा सा कलर किस पे चला गया, लाइट, राइट। फिर उसके बाद किस पे चला गया, फेयरली लाइट। तो हम कंट्रीब्यूशन क्या कह रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग एलील मींस डोमिनेंट एलील ऑलवेज, बिकॉज़ डोमिनेंट एलील कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन, रिसेसिव एलील कैन नॉट परफॉर्म द कांसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। समझ आया यहां तक का पॉइंट, राइट। उसे हम कहते हैं तो 7 डिफरेंट फिनोटाइप्स आर गोइंग टू बी अचीव्ड, राइट, व्हिच आर हैविंग दिस कंप्लीट कर्व हमें मिलेगा, जहां पर ये हमें सिमेट्रिक रेशियो का कांसेप्ट मिल जाए, ठीक है, राइट। अब समझ आ गया सबको बेटा, कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्लियर है, राइट। पॉलीजेनिक का इफेक्ट क्लियर है, पॉलीजेनिक का क्या मीनिंग है, राइट। अच्छा पॉलीजेनिक, प्लियोट्रॉपी और मल्टीपल एलीलिज्म में तीनों में डाउट क्लियर है, राइट। व्हाट इज पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक कैसे समझाओगे, सिंगल स्टेटमेंट मुझे बताओ जरा, हाउ विल यू एक्सप्लेन पॉलीजेनिक, only in single statement, only in single statement, explain me how will you explain polygenic inheritance. Yes, anyone in the class, more than one gene, puri line, right? Can I say multiple gene one character, simple agar main likhu multiple gene one character, is it fine now? Multiple gene one character where genes are located on same locus or the different locus, where genes are located on same locus or the different locus, gene कैसे present होंगे हमारे पास, right, different locus, very good, where the genes are present on different locus, right। उसी के साथ हमने कहा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, right, then we will say बिल्कुल right। अब मैंने कहा प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी क्या होगा बेटा, how will you define प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी कैसे डिफाइन करोगे, वन जीन मल्टीपल इफेक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल जीन वन कैरेक्टर इज पॉलीजेनिक, वन जीन मल्टीपल इफेक्ट, वेरी गुड, वन जीन मल्टीपल इफेक्ट इज प्लियोट्रॉपी, बिल्कुल सही है, राइट, वन जीन मल्टीपल इफेक्ट इज प्लियोट्रॉपी, वेरी गुड। मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलीलिज्म, नो अशोक, मल्टीपल एलील्स नहीं, वो मल्टीपल एलीलिज्म हो जाएगा, राइट। मल्टीपल एलीलिज्म की डेफिनेशन लिख रहे हो वो ठीक है,
राइट अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मंशुका, मल्टीपल वन जीन मल्टीपल अलील्स, वन जीन मल्टीपल अलील्स विल बी देयर। ट्रेट वन ट्रेट नहीं धनंजय, ट्रेट बहुत सारे हो सकते हैं। वन जीन मल्टीपल अलील्स मल्टीपल फिनोटाइप्स फॉर अ कैरेक्टर, कैरेक्टर एक ही रहेगा, राइट। कैरेक्टर एवीओ ब्लड ग्रुपिंग ही है, उसके बेसिस पे उसके सिर्फ ट्रेट्स वेरी किए हैं, समझ आ गया ना पॉइंट, राइट। आर द मल्टीपल अलील्स लोकेटेड ऑन द सेम लोकस और द डिफरेंट लोकस इन एन इंडिविजुअल और इन अ पॉपुलेशन? सेम लोकस, वेरी गुड, दे आर लोकेटेड एट दी सेम लोकस, एब्सोल्युटली राइट। अब मैंने कहा जो एफ जनरेशन आती है बेटा पॉलीजेनिक के लिए, उसके लिए मैंने कहा नंबर ऑफ फिनोटाइप किसके इक्वल होते हैं, 2n+1, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉलीजीन पेयर और पॉलीजीन्स के इक्वल होता है, राइट। वहीं पर टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल्स टू 3n, राइट। याद रहेगा यहाँ तक का पॉइंट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्लियर हो गया अच्छे से इसका, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, राइट, एंड दी होल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन दिस, गुड गाइस। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन, फटाफट से 2-3 क्वेश्चन लिखो पॉलीजेनिक के बेसिस पे, और फिर स्टार्ट करें आपका यहाँ पर नेक्स्ट कंटेंट, राइट। वन क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबल phenotypes and genotypes will be produced? How many possible phenotype and genotypes will be produced when a character is controlled by 10 alleles of different gene. Character is controlled by 10 alleles of different gene at different locus. Character is controlled by 10 alleles of different gene at different locus. Okay, Sushant. ओके नेटवर्क इशू हो रहे हैं श्रेया। ओके सान्या, आगे लिखो मुझे क्या है फिनोटाइप जीनोटाइप। ओके 55 जीनोटाइप, 243 जीनोटाइप, पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक समझ आ गया ना सबको, 10 अलील से रखा है, वेरी गुड, राइट। अच्छा अब यहाँ से मुझे ये समझ आ गया बेटा कि 10 अलील्स of different genes equals to 5 genes। 5 genes है मेरे पास, नहीं 5 जीन टोटल प्रेजेंट है, where number of phenotype equals to 2 into 5 plus 1, ठीक है, राइट। एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स का हमने फॉर्मूला लिखा था 3n, which is equal to 3^5. Is it fine? हाँ जी क्लियर हुआ। जहाँ मैंने आपको बताया था बेटा n equals to number of polygenes pairs. Is it fine now? अब क्वेश्चन क्लियर है सबको, अच्छे से हो जाएगा आराम से, अंडरस्टूड। कोई डाउट इसके अंदर? गुड, क्वेश्चन क्लियर है अब सबका। 55 आंसर तो नहीं आएगा ना, एन की वैल्यू करनी थी। अच्छा अगर मान लो आप अलील के हिसाब से करते हो तो मैं बताती हूँ आपको, अलील्स बेस्ड कैलकुलेशन।
फॉर्मूला चेंज कर देना अलील के हिसाब से. नंबर ऑफ फिनोटाइप इक्वल्स टू n+1. Right, this is allele based approach. कह रहे सबको understood everyone? Right, so this is basically the polygenic inheritance. Fine, next question. आ जाए next question पे. अच्छा हो जाता है तो yes और no का आंसर कर दिया करो, मुझे समझ आ जाता है कि कर दिया क्वेश्चन. कितनी बार बोला मैंने? Right, okay. Now the next question. Human height is controlled by three different genes at different locus. Human height is controlled by three different genes at different locus such that maximum height is observed as 180 units and minimum height is observed as 60 units. What will be the height of individual with genotype ओके. तो ये जीनोटाइप मैंने मेंशन किया है यहाँ पर. एक सेकेंड. Now everyone get the question? Quickly solve the question. फटाफट से. वन 140 and 80. ओके. कैसे कैलकुलेट किया? Anyone else with the result? वन 140. ओके. मैंने रजुल चैट पे भेज दिया बेटा सबको क्वेश्चन. ओके ओके फाइन फाइन. Okay, you rejoin now. Just a second, beta. 120 and 80. Okay, now let me solve the question. एक बार क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं आपके लिए. राइट, क्वेश्चन ने कहा आपको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जिस पर्सन के पास होगा उसके पास सारे अलील्स डोमिनेंट होंगे या रेसेसिव होंगे? मैं दे रखा है डोमिनेंट होंगे. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. राइट, 180 यूनिट्स आ गया. एंड मिनिमम हाइट
जो है मेरे पास उसमें सारे के सारे रेसेसिव होंगे, उसकी वैल्यू हो गई 60। ठीक है, अब मैं निकाल सकती हूँ कंट्रीब्यूशन बाय ईच अलील। इफ आई कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन बाय ईच अलील बेटा, तो मेरे पास आ गया मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन माइनस मिनिमम कंट्रीब्यूशन which is going to be divided by number of contributing alleles, right? So I said contribution by each allele equals to 180 minus 60 divided by 6. कितना आ जाता है मेरे पास 180 minus 60, right? 180 minus 60 equals to 120 divided by 6, right? That is equals to 20, right? अगर वैल्यू 20 मेरे पास, अब मेरे पास अगर वैल्यू 20 आ चुकी है बेटा, तो मुझे निकालना है इफेक्ट बाय कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या दिया था कैपिटल सी कैपिटल सी। ठीक है, लेट्स सपोज ये निकाल, कोई भी निकाल लो, लेट्स सपोज इसमें कितने कंट्रीब्यूटिंग अलील्स है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 4, राइट? 4 कंट्रीब्यूटिंग अलील, और हर एक कंट्रीब्यूटिंग अलील का फंक्शन कितना 20 प्लस किसमें वैल्यू में ऐड करेंगे बेस वैल्यू में, बेस वैल्यू कितनी है 60। आ जाएगा आंसर, इज इट फाइन ना? राइट, कंप्लीट हुआ यहाँ तक का क्वेश्चन सबको अच्छे से। इस तरीके से किसी भी जीनोटाइप का पूछे इफेक्ट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रखना याद रखना है, कंट्रीब्यूशन बाय ईच अलील इक्वल्स टू, राइट, डोमिनेंट माइनस रेसिस्टेड बाय द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, राइट, समझ आए यहाँ तक का पॉइंट? अंडरस्टूड हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे वैसे क्वेश्चन आराम से, फाइन, right? Okay everyone, so this is where we end up the whole polygenic inheritance, right? Everyone complete with the question? Good, right? आगे बढ़ जाए अब टॉपिक में। अच्छा, एक टॉपिक ना लिथैलिटी रह गया है, राइट? वो एक्चुअली अभी मैं स्लाइड देख रही थी, वो मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया, लिथैलिटी बीच में मिस हो गया टॉपिक को, राइट? तो क्योंकि अभी वो स्लाइड में है नहीं तो मैं अभी करा नहीं रही उसको, तो याद रखना नेक्स्ट क्लास में मुझे वो लिथैलिटी का टॉपिक कराना है, इसलिए मैंने कुछ स्लाइड में वो ना एक पेज छोड़ दिया बीच में। ठीक है, लिथैलिटी के लिए स्लाइड छोड़ दी है, लिथैलिटी का टॉपिक मुझे कराना है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी इन 2 स्लाइड्स में, राइट? मुझे एकदम ध्यान नहीं रहा, उसके एकदम मिस हो गया, वो स्टार्टिंग में प्योर टॉपिक के साथ हो जाता तो सही था, राइट? तो इसीलिए आज मैं फिर आपको आगे से स्टार्ट कराती हूँ, क्योंकि उसके जो क्रॉस बनाने होंगे वो तभी समझ आएंगे जब एक बार मैं बनाऊंगी उसका, राइट? तो इसीलिए अभी यहाँ तो मैं अभी बना नहीं सकती हैंड ड्राइंग, तो आपको पता ही है कितनी बेकार आती है इसके अंदर, राइट? सो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक टुडे, राइट? थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। स्टार्ट करें बेटा, हो गया सबका? ओके, नाउ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अभी क्या है हमारे पास? अब जब तक बेटा मेंडल का वर्क चल रहा था ना, मेंडल ने जब तक अपना काम किया, सब कुछ किया, मेंडल ने अपना काम फील्ड स्टार्ट किया 1856 पे, पब्लिश किया उसे 1865 के अंदर, एंड हिज वर्क डिडंट गेट एनी रिकॉग्निशन, इट इज ऑब्जर्व्ड अंटिल 1900 तक, जब तक उन्हें नहीं दिखा, राइट, तब तक उनका वर्क कहीं से कहीं तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था, राइट? तो जो मेंडल ने अपना काम किया, कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया, सेग्रीगेशन बताया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया, तो हमने कहा कहीं कहीं हद तक तो कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हर एक पर्टिकुलर प्लांट पे ठीक होंगी जरूरी नहीं है। तो जो 7 ईयर का उनका वर्कआउट था पूरा का पूरा, राइट, वो साइंटिफिक कम्युनिटी ने अननोटिस किया, अनएप्रिशिएट किया, बहुत सालों तक ऐसा अनएप्रिशिएटेड स्टेट में रहा, क्योंकि कुछ उसके स्पेसिफिक रीजन थे किस वजह से, राइट? सबसे पहला रीजन था कि कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, इट कैन नॉट बी वाइड स्प्रेड टू द पीपल लाइक टुडेज। आज तो कोई न्यूज़ होती है तो फटाफट से पूरी ऑल ओवर इंडिया में वाइड स्प्रेड किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइड स्प्रेड हो जाती है थ्रू द फेसबुक, इंस्टा एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट? तो उस टाइम पे मेंडल के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मेंडल का वर्क इसलिए अननोटिस रहा क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ईजी नहीं था उस टाइम पे, और वर्क जो थे इतने ईजिली पब्लिश नहीं होते थे, राइट? तो उन्होंने अपने वर्क को जनरली एक पब्लिशमेंट, लिमिटेड सर्कुलेशन के एक पब्लिशमेंट किया, दैट इज प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रन नेचुरल साइंस सोसाइटी की, राइट? जो इट इन विच इट वाज बेसिकली पब्लिश, बाद में उसको पब्लिश किया भी,
राइट। लेकिन नहीं, उसका जो उन्होंने जो कंसेप्ट यूज किया हुआ था कि इट इज हैविंग द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, इट इज हैविंग द फैक्टर्स, इट इज हैविंग द अनब्लेंडिंग एंड द स्टेबल कैरेक्टर, राइट। तो उस वजह से इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, क्योंकि वो एक्चुअली गॉड उस टाइम डार्विन का था, राइट, बिकॉज डार्विन वाज द मेन रूलर ऑफ एवरी साइंस एट दैट टाइम, राइट। तो डार्विन वाज द वन जो आपके यहाँ पर उसको पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए थे, राइट। ऑन दैट बेसिस इसमें था कि डार्विन एंड वेरिच ने बेसिकली एक्सप्लेनेशन के तौर पे, राइट, और वेरिएशंस के एग्जांपल्स मांगे थे जो होती, राइट। सो अब उसके बाद जो उनकी अप्रोच थी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, वो भी बेसिकली बायोलॉजिस्ट के लिए बिल्कुल न्यू थी, राइट, क्योंकि मैथ्स को यूज करना बायो के अंदर, फिजिक्स को यूज करना, राइट, इट्स बेसिकली बीइंग द डिफरेंट एस्पेक्ट। तो हमने कहा अब मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ने यूज किया बायो के अंदर, राइट। देन उसके बाद वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं बता पाया, उन्होंने कहा सबने पूछा चलो ठीक है, वहाँ का मान भी लेता फैक्टर है बाय द रिलेटिंग दिस एंड दैट एंड दैट, राइट। सो हाउ कम वी कैन सी द फैक्टर, लेकिन क्रोमोसोम का पॉइंट किया तो हम क्रोमोसोम दिखा सकते हैं, राइट। इफ यू विल गिव एनी अदर पॉइंट तो हम दिखा सकते हैं, अब डीएनए का कैसे पॉइंट होगा जो आप दिखाओगे, राइट। सो इसी वजह से उनकी ना तो क्रोमोसोम उन्हें पता था, ना मियोसिस उन्हें पता था, ना माइटोसिस स्पेसिफिकली टर्म्स उन्हें डिफाइन थी, ये सब चीजें की नॉन डिस्कवरी थी मेंडल के टाइम पे, जिसकी वजह से मेंडल इन चीजों को गेस कर ही नहीं पाए, ठीक है, राइट। तो ऑन दैट बेसिस हमने कहा कि हमारे पास मेजर ड्रॉबैक रहे, जिसकी वजह से मेंडल का वर्क इजीली रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, राइट। लेकिन हाँ, बाद में, राइट, लेटर ऑन दैट इज 1884 में उनकी डेथ हो गई थी, बिफोर हिज वर्क वाज बीइंग रिकॉग्नाइज, उनके काम को रिकॉग्निशन मिलने से पहले ही, राइट। और उसी के बाद उसको पब्लिश कर दी थी फ्लोरा में, राइट। तो उन्होंने ह्यूगो डी वेरीज ने क्या किया यहाँ पर, उस मेंडल की बुक को लेके, उनके एक्सपेरिमेंट्स को लेके, जो भी बुक्स लिखी हुई थी सबको रीपब्लिश करा दिया, राइट, फ्लोरा जर्नल के अंदर इन दी ईयर इन 1901 के अंदर कराया। तो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, राधा पूरे मेंडल के काम की डिस्कवरी की गई, पूरा उनको रिस्पेक्ट दिया गया, दैट वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरीज, राइट, एंड वॉन टिशमार्क, राइट। सो बेसिकली हमने कहा मेन काम किया, ह्यूगो डी वेरीज है, वॉन टिशमार्क है, कार्ल कॉलिंस है, राइट, दे थ्री हैव डन दिस कि दे आर एबल टू लेट इट डाउन, राइट, कि हमारे पास कैसे वो मूव करता है, राइट। सो अब हमने कहा यहाँ पर ह्यूगो डी वेरीज ने उनके पेपर को पब्लिश करा दिया, कार्ल कॉलिंस ने उनके प्रिंसिपल को पढ़ के लॉ बना, राइट। तो कार्ल कॉलिंस वाज द वन व्हिच लेड हिम, राइट, एंड डिफाइंड इट, राइट। तो ये हमारे पास टोटल रहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का स्पेसिफिक फॉर्म की कैसे होता है, राइट। उसी के साथ साथ बेटिसन ऑफ पनेट ने भी और दूसरे वर्कर्स ने भी, राइट, मेंडल के वर्क को यूनिवर्सल करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग दी एनिमल्स, राइट। लेकिन हाँ, तब तक वो चीज़ नहीं हो पाई थी, राइट। इसी वजह से कि मेंडल के बाद अब जो न्यू एरा स्टार्ट हुआ, राइट, दैट्स गोइंग टू हैव ऑल द थिंग्स, राइट, दिस बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट, right, advancement is there in the microscopy, that the chromosomes were able to visualize cell cycle, everything is able to be visualized now, राइट। तो इसी वजह से हमने कहा यहाँ पर, तो इसमें था कि डिस्कवरी हो जाए स्ट्रक्चर्स की न्यूक्लियस में भी, दैट क्रोमोसोम मूवमेंट आफ्टर ड्यूरिंग मियोसिस हैज बीन ब्रोकन। समझ आया पॉइंट? तो बेस्ड ऑन इट हमने ये सब डिफाइन किया कि मेंडल ने किस तरीके से अपने वर्क को जो अननोटिस रह गया था, कैसे वो रिपब्लिश हुआ, किसकी वजह से वो रिपब्लिश हुआ। अब हमारे पास एक सबसे मेन टारगेट ये था कि वी हैव टू सेट अ पैरेललिज्म। सडन एंड बोरी के दिमाग में आया कि भाई जो चीज मेंडल ने पढ़ी है, क्योंकि अब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो चुकी है, व्हाई नॉट टू अप्लाई इट ऑन द क्रोमोसोम। ये क्यों ना देखा जाए कि क्रोमोसोम और वो जो मेंडेलियन फैक्टर्स है, हाउ दे अप्रोच टू द होल सेल, हाउ दे मूव इन द सेल, कैसे फंक्शन करते हैं, राइट। तो अब उसके बाद हमने कहा यहाँ पर बेस्ड ऑन दैट, राइट, इसको हमने डिफाइन किया कि साइंटिस्ट जो थे वो इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। तो अब यहाँ पर सडन एंड बोरी ने डिफाइन किया कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर एंड द क्रोमोसोम, मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम के बीच में सेपरेट हमारे पास स्पेसिफिक जो है अपने यहाँ पर लिंकेज होती है, राइट। तो अब मैंने कहा यहाँ पर जो मियोसिस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम गेमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस मियोसिस गोइंग टू बी प्रेजेंट, राइट। जो मियोसिस प्रेजेंट है उसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं, राइट। सो द वेरी फर्स्ट स्टेज इन द मियोसिस इज डीएनए। बेसिकली हमारे पास डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन। हम कहते हैं ना बेटा, ये ध्यान है थोड़ा सेल साइकिल सेल डिवीजन से, मैंने कहा था रिवाइज करना। सेल साइकिल सेल डिवीजन में सबसे पहली फेज कौन सी होती है, विच इज द मोस्ट एक्टिव एंड मेटाबोलाइजिंग रेस्टिंग फेज, which is the most active metabolizing and the resting phase, what we name the phase as, very good, right, interphase। interphase का नाम देते हैं यहाँ पर G1 phase भी कह सकते हैं। interphase divided into 3 phases, G1, S and G2 phase, right। why S is called as a visible phase, why S phase is called as a, why S phase is called as, राइट, जो हम इसे डिफाइन करते हैं
या हमारे पास सिंथेटिक फेज की तरह से हम डिफाइन करते हैं, राइट। या हम उसे क्यों ऐसा स्पेसिफिक नेम देते हैं, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर मेन टास्क क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन डू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीजेस और द डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस, राइट। क्या होगा हमारे पास रेप्लिकेशन में, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ डीएनए कंटेंट का इंक्रीज होगा। तो हम 2n2 से पहुंच जाएंगे 2n4C पे, राइट। जैसे ही हमने एस फेज कंप्लीट कराया, बचा हुआ डुप्लीकेशन G2 फेज पे कराने के बाद हम एंटर किस में हो गए, वी एंटर इनटू दी एम फेज। एम फेज में एंटर हुआ, एम फेज में हमने कहा मियोसिस शुरू करना है। मियोसिस कौन सा होता है बेटा, रिडक्शन डिवीजन होता है मियोसिस, राइट। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, राइट, जहां पर हमने कहा रिडक्शन डिवीजन के दो पार्ट्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज बीइंग द वन व्हिच इज रिडक्शन डिवीजन, जो एक्चुअली क्या करेगा, प्लॉइडी को हाफ कर देगा, राइट। ऑन दैट बेसिस जब प्लॉइडी हमारे पास हाफ हो जाएगी तो उसी बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कैसे वर्क होगा। तो वी डिफाइन कि जो हमारे पास अब इसके अंदर मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में, राइट, जो 5 स्टेजेस हैं उसमें हम सबसे पहले कौन सी देखते हैं, लेप्टोटीन, पेकाइटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, राइट। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर देखो क्या कहते हैं, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द एस फेज ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। एस फेज के टाइम पे हम यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन का बेसिकली मिक्सचर रखते हैं, राइट। उसी के बाद हमने कहा यहाँ पर मियोसिस में जो साइनाप्स पेयर है वो एक दूसरे के साथ आपके साइनाप्सिस करके जो है पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, विच इज कॉल्ड टेट्राड। उसी टेट्राड के स्ट्रक्चर में क्रॉसिंग ओवर होना है, राइट। एंड देन वी विल से बेसिकली एनाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, राइट। एंड अलोंग विद दैट इन द मियोसिस 2 के अंदर जो होता है हमारे पास सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड मूव द क्रोमोसोम्स अपार्ट, ठीक है। तो इट विल लीड टू द 4 अदर डॉटर सेल्स हैविंग द वैल्यू n एंड हैविंग द वैल्यू c, right, याद है यहाँ तक पॉइंट meiosis का, right। So in this condition we will define this as the meiosis 1, anaphase 1, anaphase 2 का difference, fine, okay। तो डायग्राम क्लियर है सबको अच्छे से। अब इसी डायग्राम के बेसिस पे बेटा मैं आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट समझाऊंगी। Now, अब हमने जो मेंडेलियन फैक्टर्स और क्रोमोसोम के बीच में पैरेललिज्म सेट करना था, दैट पैरेललिज्म इज गोइंग टू बी सेट अपॉन, राइट। वो सेट होगा ताकि हम ये देख सके कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टिंग ठीक है या नहीं, राइट, उसको हम ऑब्जर्व कर सके। एक सेकंड इसमें चार्जर लगा दूँ लैपटॉप, एक मिनट। अब अगर हम यहाँ से देखिए बेटा, तो हमने बेसिकली करना क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रपोजल क्या था। उन्होंने कहा कि जब आपने मेंडल का सब कुछ प्रूव कर दिया, व्हेन यू प्रूव एवरीथिंग अबाउट मेंडल, तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं, अब एक पैरेललिज्म सेट करते हैं कि मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम कैसे मूव करते हैं, कि जैसे मेंडेलियन फैक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है क्या वैसे ही क्रोमोसोम का भी इनहेरिटेंस होता है, हमें ये पता करना है। तो हमने कहा ये कैसे पता किया जाए, ये किस तरीके से पता किया जाए। तो उन्होंने कहा चलो मेंडल का ही एग्जाम्पल उठा के चलते हैं। मेंडल के एग्जाम्पल के अंदर टेकन अप F1 जनरेशन उन्होंने लिया। F1 जनरेशन हमने यही लिया था बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को उन्होंने सेल्फिंग करा दी F1 जनरेशन के। अब यहाँ ध्यान से देखना, हमने क्रोमोसोम में लोकेट किया। जब मैंने क्रोमोसोम में लोकेट किया बेटा, तो मेरे पास सबसे पहले दो केसेस बने। मैंने ये कहा ये मेरे पास एक पूरा जो सेट होता है ना, ये पूरा सेट, एक सेकंड, हाँ जी। अब ये जो मेरे पास पूरा एक सेट है ना, इस पूरे एक सेट को मैं नाम क्या देती हूँ, हैप्लॉइड सेट और दी जीनोम, राइट। आई सिंपली नेम दिस सेट एज दी हैप्लॉइड सेट और दी जीनोम। हैप्लॉइड सेट और जीनोम का नाम देते हैं। इस एक हैप्लॉइड सेट की वैल्यू क्या रखते हो आप यहाँ पर 2n, सॉरी सिंपल इसको रखा आपने 2n,
राइट। 2n क्यों रखा, क्योंकि इस हैप्लॉइड सेट, कितने हैप्लॉइड सेट है, एक हैप्लॉइड सेट ये हो गया, एक हैप्लॉइड सेट ये हो गया, आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपके पास यहाँ पर 2n इज अ कंप्लीट वैल्यू, राइट। और डीएनए कंटेंट हमारे पास कितना हो गया 2n एंड 2c, राइट। तो डीएनए कंटेंट हो गया हमारे पास 2c, हम मियोसिस में कर चुके हैं तो अभी सबको याद होगा, राइट। तो अब मैंने जो 2 सेट बनाए उसके अंदर मैंने एक सेट के अंदर जो देना होता है सारे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ही देने होते हैं। तो मैंने जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दिए, के वाला और ये आर वाला और वाई वाला, तो ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने एक ही सेट के अंदर प्लेस किया, ठीक है। जब मैंने नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक सेट के अंदर प्लेस किया, राइट, तो मैंने कहा कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि दोनों डोमिनेंट वाले कैरी करने वाले जीन वाले क्रोमोसोम एक साथ जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाला जाए, राइट। पॉसिबिलिटी तो है मेरे पास, तो मैंने वही लिया कि भाई एक बार क्या किया, कैपिटल वाई को एक साथ भेज दिया, स्मॉल वाई को एक साथ भेज दिया, फिर अगली बार कैपिटल आर स्मॉल वाई को एक साथ भेजा, स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ भेजा, ठीक है। अब अगर मैंने डीएनए रेप्लिकेशन किया तो मेरे पास क्रोमैटिन का ही डुप्लीकेशन होता है, सिस्टर क्रोमैटिन बनता है, तो मैंने सिस्टर क्रोमैटिन बना दिया। सेट अभी मेरे पास बेटा 2 ही है, तो मेरे पास प्रोडी कितनी हो गई 2n, लेकिन डीएनए कंटेंट मेरे पास कितना हो गया 4c, क्योंकि एक के अंदर जो हमने लेट्स सपोज x अमाउंट था, जब ये 2 हो गया तो 2x हो गया, इसके अंदर x 2x हो गया, टोटल कितना हो गया आपका 4x, ठीक है, राइट। उसके बेसिस पर हमने डिफाइन किया। अब जब यहाँ पर रखा तो आर एंड वाई ऑन द वन साइड, राइट, यहाँ पर रखा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई अनदर साइड, यहाँ पर कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई ऑन द वन साइड, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई ऑन द अनदर साइड। अब जो मेरे पास है G2 सेल बना, इसका कंटेंट कितना हो गया 2n एंड 4c। मैंने कराया सबसे पहले प्रोसेस कौन सा बच्चे, मियोसिस 1। मियोसिस 1 में हम क्या कराते हैं, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1, जहाँ साइनेप्स और रिकॉम्बिनेशन कराते हो, और एनाफेज 1। अब इन्होंने ना रिकॉम्बिनेशन उस टाइम तक प्रॉपर पता नहीं था कि क्रॉसिंग ओवर प्रॉपर प्रोसेस होता क्या, तो इसीलिए क्रॉसिंग ओवर की कोई भी डिटेलिंग इन्होंने रेफर नहीं की। रादर में जो 2 प्रोडक्ट बन गए, दीज 2 प्रोडक्ट्स आर द मियोटिक 1 प्रोडक्ट आपके यहाँ पर बन गए, और वो 2 मियोटिक 1 प्रोडक्ट क्या हो गए, मेरे पास एक प्रोडक्ट ये बन गया और एक प्रोडक्ट ये बन गया, मेरे पास एग्रीगेट हो गया कि पूरा का पूरा एक सेट एक डॉटर सेल में चला गया, पूरा का पूरा एक सेट दूसरे डॉटर सेल में चला गया, बन गया मेरे पास 2, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई nn2c, इसका nn2c, इसका वापस nn2c, इसका nn2c, राइट। ना ऑन दैट बेसिस अगर हमने कहा कि हमारे पास इस तरीके से मियोसिस 2 कंप्लीट कराने के बाद वी गेट द एनाफेज 2 एज वेल, राइट। तो एनाफेज 2 में यहाँ पर हमने स्प्लिटिंग करा दी सेंट्रोमेर की, आर के 2 क्रोमैटिड सिंगल दे दिया, कैपिटल आर एंड right, another one is capital Y, small r, and we can say again आपका यहाँ पर small y, capital Y, small r, small y, सेम यहाँ पर भी आ गया वैसे ही। अब अगर मैं टोटल दोनों केसेस को इवैल्यूएट करूँ तो मैं यहाँ ये निकाल सकती हूँ कि मेरे पास कितने गैमीट्स डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं पॉपुलेशन, 4 टाइप के बन रहे हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। क्या इसके लिए कहीं से भी 1/8 स्क्वायर गैमीट बनाने की कोशिश पड़ी हमें, नहीं ना, राइट। तो इससे क्या कहा कि हर गैमीट का अपना एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, राइट। अगर 4 में हमने डिवाइड किया तो चारों पर्टिकुलर गैमीट्स का इक्वल प्रोपोर्शन होगा, राइट। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि इन द कंटेंट, राइट, जो हमारे पास मिले हैं यहाँ पर 4 जो मिले हैं उसमें से 25% ईच हमें मिल रहा है, बिकॉज 50% मूव टू द रिकॉम्बिनेंट एंड 50% मूव टू दी, राइट, आपका कंप्लीट वी विल से जनरेशन, फाइन। ऑन दैट बेसिस हमने डिफाइन किया कि 4 गैमीट्स हमारे पास बनेंगे, right? So these 4 gametes with a proportion of 25% following 1:1 distribution. Parental gamete भी 50% आ गया, recombinant gamete भी 50% आ गया। यहाँ से ये conclude हो गया कि there is a parallelism between chromosome factor and inheritance. Complete, right? Parallelism का meaning समझ आया अच्छे से? Complete है यहाँ तक point? कोई डाउट इसके अंदर? Yes, anyone having any specific doubt? दोनों केसेस कैसे बने, कैसे मैं रिजल्ट पे आ गई 1:1:1:1 के गैमीट के बेसिस पे। मैंने सिर्फ इतना कहा बेटा जो हमारे पास गैमीट होगा, राइट, एक सेकंड, हाँ जी, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में जीनोटाइप होगा, गैमीट होगा उस जीनोटाइप को कैरी करने वाला, उससे आगे आपका यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेंट टाइप भी बन सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा। अब इसके हम फाइनल फीचर्स पढ़ेंगे, और ये फीचर्स सब एकदम बहुत ध्यान से सुनना, राइट, क्योंकि ये फीचर्स ही इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है बहुत बार, ठीक है। अभी फीचर्स क्या है उससे स्टार्ट। ओके एवरीवन, धनंजय क्लियर है बेटा?
राइट। अभी फीचर्स के साथ भी क्लियर करना बच्चे। राइट, इसने कहा क्रोमोसोमल थ्योरी वाज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय सटन एंड बोरी। राइट, बोथ आर ऑब्जर्विंग क्लोज सिमिलैरिटीज देख रहे थे। Right, between the transmission of rate and expression of those traits from one generation to another agency of gametes। ये जो हमने यहाँ पर कहा कि उन्होंने कहा एक सिमिलैरिटी है कि जैसे हमारे पास हेरिडिटी का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है, राइट, सेम उसी तरीके से वही बिहेवियर के साथ, राइट, जब आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भी काटना होता है, एट द सेम टाइम इट अपीयर एज द कंप्लीट, right? This is basically being a similarity between transmission and the behavior of chromosome, right? जहाँ हमने कहा जो अपने इसको segregate किया, segregation हमने define किया, right? Called the beautiful, we can say the chromosomal theory of inheritance। salient features क्या है हमारे पास? सबसे पहला feature बेटा, जैसे hereditary trait होते हैं, जैसे genes होते हैं, उसी तरीके से क्रोमोसोम भी अपने रिटेन करते हैं नंबर को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने इंडिविजुअलिटी को थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसका मतलब, अब मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, वो एग्जांपल जरा नोटबुक में सब बनाते रहेंगे। लेट अस सपोज बेटा मेरे पास एक है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल, ठीक है, जीनोटाइप लिखो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल। कितने गैमीट्स बनेंगे? 4 गैमीट्स बनेंगे। वी से जब 4 गैमीट्स बने, राइट, तो हर मियोटिक प्रोडक्ट के अंदर एक जीन के कितने अलील गए? हर मियोटिक प्रोडक्ट के अंदर, हर मियोटिक प्रोडक्ट का मतलब हर मियोसिस 1 के अंदर, राइट, हमारे पास एक जीन के कितने, हमारे पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पूरा जाता है, या फिर दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं? एक ही जाता है ना, उसके पास एन की वैल्यू भेजी थी ना। तो जैसे आपने एक जीन का एक अलील भेजा है गैमीट के अंदर, उसी तरीके से एक होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम जाता है आपका किसके अंदर? इन द केस ऑफ द गैमीट। समझ आया कंसेप्ट? राइट, तो गैमीट के अंदर हमारे पास, गैमीट के अंदर में क्या मिलता है कि एक जीन जो है उसी के, राइट, एक अलील आपका एंटर करेगा, ओनली 1 अलील, राइट। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें क्रोमोसोम के हिसाब से, तो अगर एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसको घर पहुंचाने वाले गैमीट में कितना होगा? सिर्फ एक ही सेट, ठीक है, राइट। अब दोनों क्रोमोसोम और जीन मेरे पास सोमैटिक और डिप्लॉइड सेल के अंदर पेयर में आकर करते हैं, राइट, जहां पर हम ये लेके चलते हैं कि जो 2 अलील्स हैं मेरे पास, राइट, 2 alleles which are being present, right, are located on the homologous site on the homologous chromosome. So both the chromosome and gene segregate at the time of gamete formation such that one of each pair is prominent to the gamete, ठीक है, राइट। देन हमने कहा गैमीट एज वेल एज वी कैन से, राइट, जो हमारे पास दोनों क्रोमोसोम्स हैं उसी के साथ साथ जीन है, वो दोनों में ही एक चीज और है, राइट, दैट द गैमीट कंटेन ओनली 1 क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप एंड ओनली 1 ऑफ द 2 alleles of a trait। Paired condition of both chromosome and material factor restored during fertilization। इसका मतलब एक गैमीट के पास जो एक आपने यहाँ पर क्रोमोसोम दिया है, दैट इज going to get duplicated or otherwise form the whole 2 condition in the daughter cell, राइट। सेम उस चीज के हिसाब से जीन का भी कितना दिया है? आपने अलील दिया है कि दोनों अलील मिल जाए ताकि आप उसको वापस में डलवा सकें, ठीक है, राइट। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, राइट। सो ऑन दैट कंडीशन वी से द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर इज रीस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे आप हाफ करते हो, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आप उसको रीस्टोर इक्विवेलेंट टू द मदर सेल कराते हो, ठीक है, राइट। तो हमने कहा कि होमोलोगस कंडीशन साइनैप्स ड्यूरिंग meiosis and then separate or segregate independently into different cells which establish quarantine basis for segregation during राइट। क्लियर यहाँ तक कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम है meiosis के टाइम सेपरेट करे, साइनैप्स करेगा, फिर सेपरेट होगा इंडिपेंडेंटली, क्वांटिटेटिव ट्रेट को हमारे पास अपीयर कराएगा और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, ठीक है, राइट। यहाँ तक का कंप्लीट सबको अच्छे से जाने यहाँ तक पॉइंट बेटा, राइट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम के बीच में और आपका जीन के बीच में कैसे हम पैरेललिज्म सेट करते हैं, मेंडेलियन फैक्टर के बीच में पॉइंट्स एक बार ओके, जस्ट एक बार रिकैप करते हैं पॉइंट्स का। पॉइंट्स में सिर्फ इतना बोला बेटा कि जब एक इंडिविजुअल ने गैमीट बनाना, एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बनाते टाइम जो उस इंडिविजुअल के पास जीनोटाइप है उसमें से हर जीन का एक एक अलील पास ऑन होगा। सेम उसी तरीके से होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सिर्फ एक होमोलोगस मेंबर आगे प्रोजेनी में, आगे गैमीट में पास ऑन होगा, ठीक है, दोनों में पैरेललिज्म चला गया। अब मैंने कहा यहाँ पर जब मेरे पास गैमीट का फ्यूजन होगा तो 2 alleles of a gene combine together to form the diploid condition. Similarly, homologous chromosome also join together to form the condition. अब
समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट? अंडरस्टूड आना? राइट, क्लियर है बेटा यहाँ तक? राइट, कंडीशन क्लियर? तो आपको सिर्फ यहाँ पर बच्चे कंपेयर किसको करना है, क्रोमोसोम को और जीन को, कि क्रोमोसोम और जीन कैसे वर्क करते हैं। राइट, जैसे जैसे जीन वर्क कर रहा है सेम लाइन में, उसी लाइन में क्रोमोसोम भी काम कर रहा है, और फर्टिलाइजेशन के बाद वापस से वो रीस्टोर हो रहे हैं, 2n कंडीशन फिर से बन रही है, मींस फिर से दो जीन्स आपके मिलके, दो एलील्स मिलके एक जीन बना, ठीक है। राइट, अब मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन कही बेटा, और ये डेफिनेशन ना बहुत बार एग्जाम में आ जाता है डिफरेंस में, और अगर लाइन पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम लगेंगे। राइट, एनसीईआरटी की टेबल भी है ये। Can you tell which of these column A or B represent the chromosome and which represent the gene? Now, अगर मैं जीन और क्रोमोसोम की बात करूँ तो दोनों मेरे पास पेयर में आकर करते हैं। क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर हो गया, जीन मेरे पास ऑब्वियसली अलीलिक पेयर हो गया। राइट, अब मैंने कहा सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गेमीट। राइट, सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसफर्ड टू द गेमीट। दोनों में सेम लिखा कि गेमीट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट हुए, जिसमें से पेयर में से एक मेंबर आपका कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, राइट, गेमीट में, या फिर एक मेंबर आपका क्रोमोसोम का हुआ या फिर जीन का हुआ। तो इन दो पॉइंट से डिफरेंस नहीं पता चला। थर्ड पॉइंट डिफरेंस आता है, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मींस वो पेयर्स जो एक्चुअली आपके क्रॉसिंग ओवर में या मियोसिस में मान लो इन्वॉल्व नहीं हुए, राइट, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, जबकि वन पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। वन पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर का मतलब, अगर मैंने कैपिटल स्मॉल ए दिया, उसके साथ एक जीन और दे दिया, तो वो पेयर अपने आप सेग्रीगेट हो जाएगा इंडिपेंडेंटली, राइट, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। जबकि आपका यहाँ पर कॉलम ए के अंदर हमने कहा इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मींस कैपिटल ए स्मॉल ए सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी। यही तो हेटेरोजाइगस में लगाते हो कंडीशन, तो वो किसके लिए आपका यहाँ पर क्रोमोसोम। समझ आया पॉइंट? राइट, क्लियर है ये डिफरेंस आपको क्रोमोसोम और इसके बीच में? यस गाइस, कंप्लीटेड, डन है। आगे बढ़ जाए आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। गुड, थर्ड वाला वही तो पॉइंट समझना है धनंजय, राइट, वही तो मेन डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। देखो मैं फिर से एक बार शेयर करती हूँ यहाँ वाला पॉइंट, फिर से एक बार रिकैप। हमने कहा बेटा कॉलम ए के अंदर जो एंटिटी है उसमें लिखा इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मींस दो होमोलोगस पेयर, ये पेयर अपना सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट करेगा, ये पेयर अपना सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट करेगा, ठीक है। फिर हमने सेक्शन कॉलम बी के अंदर कहा कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। हो सकता है इन्हीं दो क्रोमोसोम पे दो जीन्स प्रेजेंट हैं, वो दोनों जीन्स लिंकेज शो करते हैं, बट बीच में वहीं पर हमने कहा कि एक जीन ने कहा नो आई डोंट वांट टू इनहेरिट विद यू, राइट, तो मींस वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर। क्लियर? राइट, समझ आए यहाँ तक का पॉइंट? राइट, जीन एंड क्रोमोसोम डन है। कंप्लीट, ओके एवरीवन। सो अब इसी के बाद स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ लिंकेज। अब फटाफट से हाथ सबके बढ़ जाएं, राइट, और कॉपीज और पेन चलने लग जाए। अब हमें बेटा लिंकेज के कंसेप्ट पे जाना है, और लिंकेज के कंसेप्ट पे जब हम जाते हैं तो हमने कहा एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो वी डिफाइंड बेटिसन एंड पनेट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, राइट, बेटिसन एंड पनेट ने एक्सपेरिमेंट किया ऑन द स्वीट पी लेथायरस ऑडोरेटस, ठीक है, लेथायरस ऑडोरेटस पे किया। उन्होंने बेसिकली दो जीन को पढ़ा, डायहेबिट पढ़ा, राइट, एंड इन दिस कंडीशन व्हाट ही सेड दैट द टू जीन्स आर देयर, जहां पी जीन कंट्रोल करता है उसके पर्पल कलर, और पर्पल कलर नहीं है तो रेड कलर, ठीक है। वहीं पर आपका एल जीन जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टार्च के और स्पोर्न ग्रेन के साइज, राइट, जो हमारे पास लॉन्ग भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। बिकॉज द प्रोप्योरलाइन जनरेशन को क्रॉस किया, सेल्फिंग की, F1 की, एंड F2 जो हमारे पास सेम आना चाहिए था वैसे वो सेम नहीं मिला, राइट। सो अब हमने कहा ये बेसिकली हुआ कैसे। अब मैं क्रोमोसोम पे अरेंज करना सिखाऊंगी, तो सब एकदम ध्यान से इसको नोटबुक में साथ साथ नोट करते जाएंगे। ये मेरे पास जीनोटाइप है बेटा प्योरलाइन का, केस 1 मैंने लिया है यहाँ पर, राइट। अभी केस 1 केस 2 क्या है वो एंड में आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। ये दो हमने लिए यहाँ पर, देखो इसके अंदर ये आपका पूरा गेमेट जाता है, तो कैपिटल, यहाँ पर भी दूसरा गेमेट कौन सा हो गया, कैपिटल,
यहाँ पर कौन सा हो गया, स्मॉल p स्मॉल l स्मॉल p स्मॉल l, ठीक है राइट। अब मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया राइट कि अगर मैं इसमें F1 जनरेशन बनाते हैं तो F1 जनरेशन हमारे पास क्या है राइट, जहाँ पर हमने कहा दोनों हमारे पास पेरेंटल के जो है वो हमारे पास क्रॉस होके आ जाएंगे राइट। सो बोथ द पेरेंटल विल क्रॉस टुगेदर एंड गिव इट, तो हमारे पास अब क्या आ गया, देखो यहाँ पर कैपिटल P कैपिटल L स्मॉल p स्मॉल राइट। सो कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l पॉपुलर राइट। अब हमारे पास जो F2 जनरेशन आई है बेटा, इसी F2 जनरेशन का आपको टेस्ट क्रॉस कराना है, तो फटाक से एकदम इसका टेस्ट क्रॉस कराओ राइट, एंड टेकिंग द क्रोमोसोम एज वेल, क्रोमोसोम के साथ क्रोमोसोम पे ही लिखना एंड मेक द टेस्ट क्रॉस क्विकली फटाक से। जल्दी से टेस्ट क्रॉस बन जाए इसका। Anyone having an idea? डन है। टेस्ट क्रॉस का क्या रिजल्ट आ रहा है? ओके, वेरी गुड सन, ग्रेट। हाँ जी, सो अब यहाँ पर देखो इसके अंदर फाइन, नाउ सी कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल स्मॉल l स्मॉल p स्मॉल l स्मॉल l, इससे क्रॉस करेंगे हाइब्रिड है ना, सो या राइट। सो अब मैंने यहाँ पर इसको लिया तो देखो कैसे लिखा, कैपिटल P कैपिटल स्मॉल p स्मॉल l कैपिटल P स्मॉल l कैपिटल P स्मॉल l फाइन। अब जब गैमेटोजेनेसिस कराया तो इन दोनों के बीच में तो क्रॉसओवर हो जाएगा ना, ये तो सिंपल है हमारे पास, इनमें तो क्रॉसओवर कराने की जरूरत नहीं है राइट। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास क्रॉसओवर हो सकता है राइट। सो ऑन दैट बेसिस अगर मैं क्रॉसओवर कराती तो ऊपर वाला तो नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट रहा कैपिटल P और कैपिटल L वाला राइट। सेकंड क्या हो गया, कैपिटल P के साथ कौन आ गया, स्मॉल l। थर्ड में क्या हो गया, स्मॉल p के साथ कैपिटल L। क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल p एंड, ठीक है राइट। सो ऑन दैट रेशियो we get genotypic ratio as it is same 1:1:1 1:1 because the dihabet test was, but the phenotypic ratio vary, ठीक है। phenotypic ratio आपकी काट के रखेंगे नेक्स्ट क्लास से राइट। सो phenotypic ratio is being the one जहाँ पर हमने कहा हमारे पास राइट 3 डिफरेंट राइट। सो अब हमने यहाँ पर डिफाइन किया टेस्ट क्रॉस की प्रोजेनी आ गई हमारे पास। अब फर्स्ट वन पर्पल एंड लॉन्ग रेड एंड सेकंड वन रेड एंड, हमारे पास यहाँ सेकंड आ गया रेड एंड ब्राउन। अब ये दोनों मेरे पास पेरेंटल आ गए तो बच्चे बीच वाले दोनों कौन से हो गए, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट एज अ न्यू ट्रेट ओनली ना, तो अब मुझे रेशो मिलनी क्या चाहिए थी, फिनोटिपिक रेशो भी क्या मिलनी चाहिए थी 1 1 1 1, लेकिन मुझे फिनोटिपिक रेशो क्या मिल रही है 7 1 1 7। आई गेट द फिनोटिपिक रेशो एज 7 1 1 1 7 मीन 7:1:1:7, जहाँ पर पेरेंटल कितना आ रहा है 14/16 एंड रिकॉम्बिनेंट कितना आ रहा है ओनली 2/16। समझ आया पॉइंट? इसका मतलब क्या ये, टेल मी गाइस, क्या ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करता है? Do it follow independent assortment or it obstruct independent assortment? Because अगर independent assortment होता, ठीक है, तो they both together, 3 of them together consider as it as complete co-dominance, obstruct कर रहा है, बिल्कुल ठीक है राइट। तभी हमने कहा हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट आना चाहिए था बेटा, रिकॉम्बिनेंट कितना आना चाहिए था 1:1, जो पेरेंटल भी 1:1 आना चाहिए था, बट रिकॉम्बिनेंट आर गोइंग टू बी द लेस व्हाइल द पेरेंटल आर गोइंग टू बी फाइन। अब एक काम है, कैसा करो, आपको एक क्रॉस केस 2 का बनाना है फटाफट से। राइट, एक सेकेंड, हाँ जी। अब केस 2 पे आ जाओ, ये तो केस 1 था
केस 2 के अंदर आपको क्या लेना है, प्योर लाइन इज पर्पल एंड ब्राउन एंड दी F1 फीमेल इज रेड एंड लॉन्ग। जल्दी से, बहुत जल्दी से, फिनोटाइपिक आई बताती हो। शो केस 2 करो पहले एक बार, फॉर्म द केस 2। केस 2 समझ आया कैसे करना है? केस 2 करो फटाफट से। केस 2 में क्या लेके चलना है आपने? राइट, दैट प्योर लाइन पेरेंट को, हमें प्योर लाइन कहा था ना, होमोजाइगस लेना है, तो एक जीन को होमोजाइगस डोमिनेंट, एक जीन को होमोजाइगस रेसेसिव। राइट, उसके हिसाब से फटाफट से बनाओ। F1 सेम आ रही है, ऑल आर सेम, सब कुछ सेम आ रहा है अभी सभी का। Yes, everyone, is the point coming up same? वेरी गुड वंशिका, सेम, वेरी गुड अंकुर, ग्रेट रजुल। हाँ जी, अच्छा एक चीज आपने देखी, जब उसे क्रोमोसोम पे बनाया होगा तो जो F1 के क्रोमोसोम होंगे वो वैसे नहीं आ रहे होंगे जो केस 1 में आए होंगे। उनपे जीन का अरेंजमेंट थोड़ा वेरी कर रहा होगा। वेरी कर रहे हैं, गुड। हाँ जी, अब यहाँ देखो सर, लेट मी टेक द केस 2 गाइस। मैंने लिया यहाँ पर पर्पल एंड ब्राउन एंड अनदर वन इज बिल्कुल ठीक है, रेड एंड लॉन्ग। ठीक है, अब आपने क्रोमोसोम पे से अरेंज किया और अरेंजमेंट कैपिटल P स्मॉल l, कैपिटल P स्मॉल l, स्मॉल p कैपिटल L, स्मॉल p कैपिटल। आपने क्रॉस करके F1 बनाया, यहाँ आ गया कैपिटल P स्मॉल l, स्मॉल p कैपिटल L, तो कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l, पर्पल एंड लॉन्ग इज देयर। ठीक है, आपने टेस्ट क्रॉस कर दिया, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l का क्रॉस कर दिया स्मॉल p स्मॉल l स्मॉल l के साथ। अब टेस्ट क्रॉस कराना है तो रिसेसिव पेरेंट तो लेना है, भले ही इसका रिसेसिव पेरेंट एक है नहीं, देखा जाए तो इसमें रिसेसिव पेरेंट नहीं है, राइट, लेकिन आप नॉर्मली तो रिसेसिव पेरेंट लेके चलोगे ना, स्मॉल p स्मॉल l स्मॉल l। राइट, आपने रिसेसिव पेरेंट लिया, गैमेटोजेनेसिस कराया, क्रॉसओवर प्रोडक्ट सबको समझ आया ना कैसे हुआ बेटा? राइट, अच्छा यहाँ मुझे ये समझाओ, जो मैंने क्रॉसिंग ओवर किया है वो एक जीन पे किया या दोनों जीन पे एक साथ किया? क्रॉसिंग ओवर हैज डन एट वन जीन और टू जीन्स टुगेदर। क्रॉसिंग ओवर एक जीन पे किया ना मैंने, क्योंकि आप सिर्फ LL को चेंज कर रहे हो, P को तो चेंज नहीं कर रहे, तो आप क्रॉसिंग ओवर में क्या कर रहे हो, ये वाला आपका तो बिल्कुल सेम रहा, कैपिटल P स्मॉल l, ये क्या आ गया, कैपिटल P एंड कैपिटल L, स्मॉल p एंड स्मॉल l, कैपिटल P एंड स्मॉल। ठीक है, अब उसके बेसिस पे जो मेरे पास टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आता है वो ये आता है। ठीक है, वही सेम 4 प्रोजेनी, जीनोटाइपिक रेशियो वंस अगेन सेम। Now tell me guys, first one, purple and round is parental or purple and long is parental? अगर मुझे पेरेंटल देखना है तो मैं पेरेंटल इसके हिसाब से देखूंगी ना, तो प्योर लाइन पेरेंटल क्या था, पर्पल एंड राउंड, रेड एंड लॉन्ग। वेरी गुड, पर्पल एंड राउंड, रेड एंड लॉन्ग। उसके बेसिस पे देखा जाए तो पर्पल एंड राउंड पेरेंटल हुआ ना, और रेड और लॉन्ग पेरेंटल हुआ, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, रिकॉम्बिनेंट। राइट, तो मेरे पास रेशो क्या आई, इसकी टेस्ट क्रॉस रेशो, फिनोटाइपिक रेशो जो अपीयर हुई ना एक्सपेरिमेंट में जब मैंने अपीयर कराई, तो 1:7:7:1। राइट, ये क्या इंडिकेट करती है, 1:7:7:1। राइट, इट इंडिकेट्स कि पेरेंटल मेरे पास अभी भी कितने आ रहे हैं बेटा, 14। पेरेंटल स्टिल अपीयर 14, क्योंकि पेरेंटल मेरे पास पर्पल राउंड और रेड, पर्पल राउंड एंड रेड एंड लॉन्ग है। ठीक है,
तो उसका मेरे पास कितना है अभी भी 14/16, पेरेंटल अभी भी क्या है मेरे पास रिवर्स, राइट। दैट इज वाइज में हमने क्या कहा यहाँ पर, इट इज बीइंग डिफाइंड एज, राइट। कि आपने यहाँ पर जो कंपेयर किया है वो दो चीजों में कंपेयर किया, केस 1 केस 2 के अंदर बेटा, दोनों चीजों में कंपेयर करते टाइम आपने जीन की पोजीशन को वेरी कर दिया, लेकिन आपने किसको वेरी नहीं किया, यू हैव वेरी द जीन पोजीशन, but the one thing which remain unvariable during this is the amount or the number of parental traits appear in the progeny. Parental traits अभी भी 14/16, recombinant trait अभी भी 2/16. Is it fine everyone? ये समझ आया पॉइंट? अच्छा, अब अगर मैं देखूं, मैं दोनों को अगर कंपेयर करती हूँ बेटा, तो मेरे को पता चल गया पेरेंटल अपियर एट मैक्सिमम तो 14/16, अपियोल एंड मिनिमम 2 हमारे पास, राइट। आंसर आ गया 2/16, 14/16, 2/16, राइट। अब जब मैंने केस 1 में किया था, तो केस 1 में F1 देखो कैसा बनाया था, कैपिटल P कैपिटल L एक क्रोमोसोम पे दिया था, स्मॉल p स्मॉल l दूसरे क्रोमोसोम पे दिया था, इज इट राइट ना, राइट, केस 1 के अंदर। अब केस 1 के अंदर जब आप रखते हो तो दो डोमिनेंट अलील अगर सेम साइड पे और दो डोमिनेंट अलील अगर रिसेसिव साइड पे हैं, तो दो डोमिनेंट जब सेम साइड पे तो उसे क्या कहेंगे, सिस अरेंजमेंट कहते हो ना केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर दोनों आपके यहाँ पर डायगोनली अरेंज हैं, दैट इज ऑन द वन स्ट्रैंड वन डोमिनेंट वन रिसेसिव, ऑन द सेकंड वन रिसेसिव वन डोमिनेंट, तो हम इसे क्या कह देंगे यहाँ पर, ट्रांस टाइप। इज इट फाइन? इसका मतलब यहाँ से मुझे ये समझ आ गया कि जीन की पोजीशनिंग क्रोमोसोम पे जो भी हो, अगर उनके बीच का डिस्टेंस आपने चेंज नहीं किया तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, राइट। सो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आल्सो चेंज ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन दी, राइट, जब किसमें चेंज होगा, डिस्टेंस में, अदरवाइज नो चेंज इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व, अदरवाइज कोई चेंज आपको यहाँ पर नहीं। कंसेप्ट समझ आया? दोनों प्रोसेस क्लियर हुई? सिस और ट्रांस का मीनिंग समझ आया, राइट। इन द मिडिल व्हाई वी पुट पेरेंटल इन द मिडिल, पेरेंटल मिडिल में नहीं रखे बेटा, राइट। पेरेंटल मैंने रेशो ऐसी बनाई है क्योंकि रेशो मुझे कंपेयर करनी है सिस से, तो सिस की रेशो में भी पर्पल लॉन्ग मेरे पास पहले था, ठीक है। सिस के अंदर फिनोटाइपिक रेशो फिर से समझना, राइट। एक बार नोटबुक में लिखो, सिस की रेशो लिखो, राइट, सिस एंड ट्रांस, ओके। एक बार सिस की रेशो लिखो सबके सब। सिस की टेस्ट क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशो कितनी आई, 7:1, 1:1, 1:7। 7 के नीचे लिखो पर्पल लॉन्ग, अगले अब लास्ट वाले 7 के नीचे लिखो रेड एंड ब्राउन, ठीक है। 1 के नीचे पर्पल राउंड, 1 के नीचे रेड लॉन्ग, डन, ओके। नाउ इसी के बाद ट्रांस केस फॉर ट्रांस केस टेस्ट क्रॉस रेशो, ट्रांस केस टेस्ट क्रॉस रेशो, पहले सिस का लिखा, अब ट्रांस का लिखो। अब जब आपको कंपेयर करना है बेटा, तो जिस पर्टिकुलर पहला पर्टिकुलर अगर सिस का था तो ट्रांस के अंदर भी पहला पर्टिकुलर उसी का आएगा, मींस पहला मेंबर आपका किसका जाएगा, पर्पल एंड लॉन्ग का। अब पर्पल एंड लॉन्ग का मेंबर की रेशो कितनी है, 1, राइट। सेकंड पर्पल एंड राउंड की कितना है, 7, रेड एंड लॉन्ग का कितना है, 7, रेड एंड राउंड का कितना है, 1। अब यहाँ देखा जाए तो पेरेंटल कौन से हो गए, पर्पल राउंड एंड आपका रेड, ठीक है। सो देयर नंबर इज गोइंग टू बी 7, 7, while recombinant are going to be 1, 1। अब समझ आया सान्या, राइट। सो दैट्स व्हाई वी सेज बेटा हमें करना क्या था, हमें सिस और ट्रांस से किसी भी रिजल्ट से आपको सिस को हमेशा पहले प्लेस करना है, ट्रांस हमेशा बाद में प्लेस, ठीक है। और सिर्फ रेशो की सिमिलैरिटी के बेसिस पे आपने से क्लासिफाई, समझ आ गया अच्छे से, क्लियर है, राइट, अंडरस्टूड एवरीवन। अच्छा, सिस और ट्रांस जब दोनों डोमिनेंट एक साथ आपने लोकेट कर दिए तो सिस अरेंजमेंट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, तो उसे क्या कह दिया आपने, ट्रांस अरेंजमेंट। कोई डाउट इसके अंदर अब, राइट, सिस और ट्रांस। तो अच्छा अब ये लाइन क्लियर है सबको, जरा ऊपर एक लाइन पढ़ो ये वाली। So it is indicates whether the gene are located on cis or trans position, किसी में भी हो, ठीक है, right। Recombinant frequency does not vary considerably, उसके बावजूद recombination frequency change नहीं होती। जितना डिस्टेंस जीन के बीच में सेम क्रोमोसोम पे होना चाहिए वो आपका अनऑल्टर्ड रहता है। तो सिस और ट्रांस में सिर्फ आप जीन की अलील की पोजीशन चेंज करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू ऑल्टर, राइट। आप कहीं से कहीं तक ऑल्टर नहीं करेंगे, राइट, दैट द डिस्टेंस विल चेंज, क्योंकि जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी, याद रखना,
ठीक है, राइट। इसका मतलब यहाँ से मैं एक चीज कंक्लूड कर लूँ कि जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। Genes located on the same chromosome do not follow independent assortment, right? While the recombinant do not appear 50% like in the cross normally appear. ठीक है, राइट। सो रिकॉम्बिनेंट मुझे 50% नहीं मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट 50 से कम मिलेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक पॉइंट अच्छे से? ठीक है, राइट। सो पेटिसन एंड पनेट का एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ सबको? यस एवरीवन, कोई डाउट है इसके अंदर? कंप्लीट। लास्ट स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट तो समझनी है, राइट। देखो अब मैं इसमें ना एक कंसेप्ट आपको समझाती हूँ। अच्छा, एक थोड़ा सा आगे से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, ध्यान से क्या करना। जब जीन्स दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दे आर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट, दे ऑलवेज सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, हेंस फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे हमने है कहा, यस कुशाग्र, व्हाट हैपन, सेम क्रोमोसोम पे अगर दो जीन प्रेजेंट है मेरे पास, तो वो दोनों जीन्स आपके इनहेरिट होंगे एक साथ। बेस्ड ऑन दैट वो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे, राइट। दे शो द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से कम होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तब हम उसे कंसिडर करेंगे एज द कंसेप्ट कॉल्ड लिंकेज, दैट द टू जीन्स आर लिंक्ड, राइट। So genes on the same chromosome do not follow independent assortment, क्योंकि जो भी independent assortment follow करेगा उस टेस्ट क्रॉस में पेरेंटल जरूर 50% आएगा। मेरे यहाँ तक कंसेप्ट डन है बच्चे से? एवरीवन अंडरस्टूड? अच्छा, अब ये याद रखना, अगर जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50%, जहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 50%, बट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 50%। 50% से ज्यादा कभी नहीं, हमेशा 50 से कम या 50 के इक्वल, ठीक है, राइट। अब ये जो कंफर्मेशन दी हाइपोथेसिस की, वो एक्चुअली मिली कब? जब हमें ड्रोसोफिला के ऊपर सारा काम पता चला, जो मॉर्गन ने किया, राइट। तो मॉर्गन ने जो पूरा काम किया ड्रोसोफिला के ऊपर, जब वो पता चला तब हमने इस चीज को डिफाइन किया कि ठीक है ऐसा होता हो, राइट। तो अब इन्होंने प्रपोज भी किया था कपलिंग और रिपल्शन, वो मैं आपको समझाऊंगी कपलिंग रिपल्शन जब हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, वहां से हमें चीज क्लियर करें, राइट। ना अब आते हैं मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स पे, लेकिन ये मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पहले किसी और टॉपिक पे, सो दैट आपको पहले वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये समझाओ, ये वाला क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनी स्पेसिफिक डाउट टू एनीवन? एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट क्लियर? तो अब बहुत ध्यान से एलोसोमिक इनहेरिटेंस पढ़ना, बिकॉज नाउ वी आर एंटरिंग इन द एरा ऑफ मॉर्गन के एरा में आइटम एंटर कर रहे हैं। तो अब मेंडल वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, बिल्कुल नए कंसेप्ट आ जाए, ठीक है। तो पहले वो कंसेप्ट समझना, कैसे हम लेबलिंग करते हैं वो समझना, फिर क्रॉस करना, ठीक है। रिजल्ट आप ही बताओगे। अच्छा, मॉर्गन का पूरा एक्सपेरिमेंट बेस था, मॉर्गन कंप्लीट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन एलोसोम्स। तो एलोसोम्स पे सबसे पहले मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि एलोसोमिक इनहेरिटेंस होता क्या, व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, व्हाट इज एलोसोमिक इनहेरिटेंस। तो अब बेसिकली मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज को स्टडी किया while working on the inheritance of eye color in Drosophila. Drosophila में आई कलर पे इनहेरिटेंस पड़ी। जो क्रॉस 1 है हमारे पास, इसमें मैंने क्या लिया, ड्रोसोफिला में आई कलर लिया बेटा, एंड आई कलर इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अभी हमें प्रूफ करेंगे कि इट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, कैसे वो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रॉस 1 मैंने क्या लिया यहाँ पर, रेड आई फीमेल क्रॉस विद वाइट आई मेल, ठीक है। यहाँ पर हम डोमिनेंट को कहते हैं वाइल्ड टाइप और रिसेसिव को कहते हैं म्यूटेंट टाइप। यहाँ हम डोमिनेंट रिसेसिव वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ हम कहते हैं वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप। वाइल्ड टाइप वो होता है मेरे पास जो डोमिनेंट है,
म्यूटेंट टाइप वो होता है मेरे पास जो रिसेसिव, ठीक है, राइट। वाइल्ड टाइप अलील मेरे पास वो है जैसे मैंने कहा W+। यहाँ पर नेमिंग हम वैसे नहीं करते कि कैपिटल और स्मॉल होगा जैसे मेंडल में किया। यहाँ हम नेमिंग कैसे करते हैं, राइट, वी डू द नेमिंग लाइक वी टॉक अबाउट कि हमने अगर रिसेसिव को कोई अल्फाबेट दे दिया तो उसी अल्फाबेट के ऊपर प्लस लगा दो तो वो डोमिनेंट वाला बन जाएगा। तो रिसेसिव वाला तो म्यूटेंट हो गया और डोमिनेंट वाला मेरे पास वाइल्ड टाइप हो गया, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो अगर मेरे पास W म्यूटेंट है तो W+ मेरे पास क्या बन गया बेटा, वाइल्ड। अब अगर रेड आई फीमेल है और इसका लोकेटेड है एक्स पे, तो फीमेल के अंदर तो कंडीशन XX है और मेल के अंदर XY है। तो अब उस कंडीशन में यहाँ पर रेड आई को रखा प्योर लाइन है तो XW+, यहाँ पर XWY, ठीक है। यहाँ से मैंने गेमीट्स बना दिए, F1 प्रोजेनी बन गई, XW+XW, XW+Y, XW+XW, XW+Y, आ गए मेरे पास 4। अब ये जो मेरे पास F1 प्रोजेनी चारों बन गई, इन दोनों चारों में देखा जाए बेटा तो चारों मेरे पास रेड आई आ रहे हैं, इज इट ना। क्योंकि अब यहाँ देखो एक चीज आपने नोटिस की, मैंने Y पे कोई भी जीन नहीं दिया। Why I have been given the gene on the Y because Y पे जीन प्रेजेंट ही नहीं होता है। Y पे बहुत स्पेशल जीन्स प्रेजेंट है, Y पे हर जीन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जीन Y क्रोमोसोम पे नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ पर X के लिए कोई भी कंडीशंस नहीं दी, राइट। X पे दिए लेकिन वहीं पर Y पे मेल में कंडीशन नहीं दी गई, राइट। तो अब मैंने यहाँ पर सेल्फिंग की F1 की बेटा, राइट। जब मैंने F1 की, हाँ जी बेटा, एग्जैक्टली सानिया, बिल्कुल मॉर्गन है ना, मॉर्गन के हिसाब से फीमेल आर गिवन द डोमिनेंट ट्रेट, मेल आर गिवन द रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा मैनी के जैसे, राइट। सेल्फिंग अगर मैंने की तो सेल्फिंग का मतलब ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये ऑर्गेनिज्म जो ड्रोसोफिला है हमारे पास, ये बाइसेक्सुअल तो है नहीं, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सेल्फिंग ऑफ F1 का मतलब जो F1 जनरेशन में एक मेल और फीमेल आया ना उनके बीच में क्रॉस करना, ठीक है। F1 जनरेशन के मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस कराना। F1 जनरेशन में मेल क्या है मेरे पास XW+Y और फीमेल क्या है XW+XW। मैंने पहले गेमीट बना लिया XW+XW, XW+Y। अब मैंने सेल्फिंग करी उनकी, सेल्फिंग करके मैंने F2 गेमीट बनाया XW+XW, XW+Y, XW+XW, XWY। तो ये मेरे पास पहले 3 जो आ गए वो कौन सा आ गए, रेड आई। बाकी का एक कौन सा हो गया, वाइट आई। तो उन्हें जब देखा उन्होंने तो उन्हें लगा कि भाई 3:1 की रेशियो आ गई, तो ये तो मेंडल के जैसे चल रहा है बिल्कुल। आप बस नोशंस अलग अलग यूज कर रहे हो तो मेंडलिज्म पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है आई कलर, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर 100% क्या आ गई बेटा, यहाँ पर रेड आई फीमेल और 50% क्या हो गई, रेड आई, ठीक है, राइट। अब इसकी बेसिस पे हमने कहा चलो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये मेंडलिज्म कंफर्म करता है। तो हमने क्रॉस 2 कराया और एक क्रॉस 1, क्रॉस 2, क्रॉस 3 ऐसे याद होने, चेंज नहीं होने चाहिए, right, क्योंकि नेशनल प्रोसेस है, fine. Now the cross 2 which is being there, go for the test cross guys, फटाफट से go for the test cross for the case 1। case 1 का टेस्ट क्रॉस, केस 1 का टेस्ट क्रॉस। जी क्या आंसर आएगा फटाफट से, पहले टेस्ट क्रॉस का मुझे लिख के दिखाओ जरा, पेरेंट का जीनोटाइप क्या लेके चल रहे हो। टेस्ट क्रॉस का क्या मीनिंग होता है बेटा, F1 प्रोजेनी इनटू रिसेसिव पेरेंट। इसका मतलब F1 को क्या लोगे, मेल लोगे या फीमेल लोगे, और पेरेंट को क्या लोगे, रिसेसिव पेरेंट। समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं, राइट। हाँ जी, तो हमने कहा वाइट आई मेल लेंगे, बिल्कुल ठीक है, और उसी के साथ साथ दूसरा पार्टनर क्या लेंगे यहाँ पर, रेड आई फीमेल, राइट। टेस्ट क्रॉस ऐसे ही होगा ना, राइट। अगर मैं यहाँ पर बच्चे इसका टेस्ट क्रॉस कराती हूँ, तो टेस्ट क्रॉस मैंने कराया है यहाँ पर रेड आई फीमेल क्रॉस विद वाइट आई। अब रेड आई फीमेल में क्या लेके चलूंगी, रेड आई फीमेल में मेरे पास XW+XW आएगा, राइट। तो XW+XW क्रॉस विद XWY। क्या आंसर आ रहा है,
Now in this complaint 1:1 very good right. तो हमने कहा रेड आई फीमेल क्रॉस विद वाइट आई मेल, तो एक XW प्लस XW क्रॉस विद XWY, रिजल्ट आ गया XW प्लस XW XW प्लस XY XW XW XWY 1:1:1:1 राइट रेशो आ रही राइट, जहाँ पर फिनोटिपिक रेशो इज कमिंग टू बी 1:1 राइट डेस्क क्रॉस की राइट, जैसे रेड और हमारे पास वाइट आ रहे थे 1:1, लेकिन फिनोटिपिक रेशो ऑब्वियसली वेरी करना, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशो 1:1:1:1, फिनोटिपिक रेशो 1:1। इज इट लुकिंग लाइक द सेम मेंडल? मेंडल की भी तो टेस्ट क्रॉस की रेशो फिनोटिपिक 1:1 ही आती थी। हमने कहा अगर ये मेंडल के जैसा है तो मेंडल के हिसाब से तो रेसिप्रोकल क्रॉस होता था, इट ऑल्सो मस्ट फॉलो दी रेसिप्रोकल, ठीक है राइट। अब फटाफट से एक रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब वी हैव टू रेसिप्रोकेट द सेक्सेस राइट। अच्छा अगर रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं बेटा, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या लेके चलेंगे? रेड आई क्या हो जाएगा हमारे पास एंड वाइट आई क्या हो जाएगी? गो फॉर इट, F1 F2 हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? You have to perform the reciprocal cross, Ranjay. What should be the answer, everyone? Simple है. One is to one. Again, be up. 2:1:1. Okay guys, now see over here. Reciprocal में हमने क्या किया? White eye female, right, is being crossed with red eye male. Red eye male के साथ आपने white eye female को cross कर। On that basis, white eye अगर हम लेके चले यहाँ पर female है, female को हमने recessive दिया, तो क्या हो जाएगा? XW XW हो जाएगा और मेल में XW प्लस Y हो जाएगा, right? So on that basis, अगर हम यहाँ स्टडी करते हैं तो क्या आएगा? एक आएगा XW प्लस XW, एक आएगा मेरे पास XWY, एक आएगा यहाँ पर XW again we will have the XW plus XW, next XWY, right? So on that basis this come up to be the red eye, this come up to be the red eye, this one to be the white eye, this one to be the white, right? So on that basis हमारे पास रेशो क्या आ गई बेटा? यहाँ पर 1:1 क्या आ गई? मैंने सेल्फिंग अगर F1 की कर दी, 100% रेड आई फीमेल आ गई, वाइट आई मेरे पास 50% आए, राइट। अब अगर मैंने कहा यहाँ पर F1 की सेल्फिंग कर दी है, तो XW प्लस XW, XW प्लस Y, XW XW and XWY. So again the ratio come up to be 1:1, that 50% daughter are going to be red eye, 50% are going to be the white eye, right? समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? कंप्लीट, राइट। अच्छा अब मुझे ये समझाओ, इज रेसिप्रोकल क्रॉसिंग यील्डिंग द सेम रिजल्ट एज अ नॉर्मल क्रॉस? या नॉर्मल क्रॉस के पास भी यही रेशो आई थी, 3:1 की जगह 1:1 की रेशो आई थी? नहीं ना, नॉर्मल क्रॉस के अंदर रेशो कौन सी थी आपके यहाँ पर? 1:1, राइट। ऑन दैट बेसिस अगर मैंने कहा यहाँ पर कि हमारे पास नॉर्मल क्रॉस की वो रेशो है, राइट, सो क्या रेसिप्रोकल क्रॉस ऑटोसोमल ट्रेट शो कर रहा है या एलोसोमल ट्रेट शो कर रहा है? लाइन पहले भी समझाई थी मैंने, रेसिप्रोकल क्रॉस ऑटोसोमल ट्रेट को शो कर रहा है या एलोसोमल? यस, एलोसोमल। अब यहाँ से क्लियर हो गया पहली कंफर्मेशन। देखो इसे रिजल्ट समझना। Can I have the first confirmation that yes, the gene is located on X chromosome? Is it fine? Yes, the gene is located on X chromosome. Is it fine? Convention clear हो गया अच्छे से, राइट? तो लोकेशन समझ आई, एलोसोमिक इनहेरिटेंस अच्छे से, राइट। अब ये जो एलोसोमिक इनहेरिटेंस है ना, जिसे हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कह रहे हैं, राइट, ये एक्चुअली फॉलो करता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अभी क्रिस क्रॉस का क्या मीनिंग होता है ये बहुत ध्यान से अच्छे से क्लियर करना। अब एक सारे किसी का ध्यान यहाँ पर, हमने लिया था बेटा वाइट आई फीमेल एंड रेड आई मेल पेरेंट। मदर हैज अ कैरेक्टर कॉल्ड वाइट आई एज अ म्यूटेंट कैरेक्टर, बट एज द कैरेक्टर इज एक्स लिंक्ड इन नेचर, मदर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सन एज अ वाइट आई। नाउ टेल मी, इज इट द सेम? क्या हमारे पास जो यहाँ फीमेल वाइट आई है, क्या इस वाइट आई फीमेल ने जो सन बनाया
वो सन भी कैसा है आपका, वाइट आई? इज इट फाइन? बोथ द सन आर वाइट आई ना, राइट? तो क्या मदर ने ट्रांसफर ट्रेड सन को किया? फादर रेड आई है, दोनों डॉटर्स क्या है हमारे पास? रेड आई, दोनों डॉटर रेड आई। इसका मतलब दोनों डॉटर रेड आई हैं, दैट्स अ कंडीशन इन द केस, राइट? ये कैसे मिल रहा है? जहाँ फादर ने ट्रेड किसको ट्रांसफर किया? डॉटर, एंड मदर ने ट्रेड किसको ट्रांसफर किया? सन। ठीक है, राइट? अब अगर आगे देखते हैं, चलो, राइट नाउ सी फॉरवर्ड। यहाँ पर इसमें जो मैंने क्रॉस में बनाया, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ जो बनाया, मदर क्या थी हमारे पास? मदर इज गोइंग टू बी रेड आई, right? And we will say father is going to be white eye. On that basis अगर देखा जाए mother red eye है तो one of the son is going to be red eye. क्यों ऐसा one of the son क्यों कहा? Any reason बेटा? Why I say one of the son is going to be red eye? Not both the son are red eye. If mother is red eyed only. अगर mother heterozygous condition में है तो अपना ट्रेड कितने इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर सकती है? एक को ना, दो को तो नहीं जा सकते। तो अगर हेट्रोजाइगस, तो पता चल गया अगर हेट्रोजाइगस है तो क्या फॉलो होगा हमारे पास कि वन ऑफ द सन इज रेड आई। अगर होमोजाइगस है तो हम क्या कहेंगे? बोथ द सन आर गोइंग टू बी क्लियर, राइट? समझ आ गया यहाँ तक अच्छे से, राइट? सो अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, दैट फादर ट्रांसफर द ट्रेड टू द डॉटर एंड डॉटर ट्रांसफर द ट्रेड टू द ग्रैंडसन। एग्जैक्टली साने, यही चीज हमें आगे पढ़नी है, राइट? क्या अगर हमने कहा फादर ने ट्रांसफर किया ट्रेड सन डॉटर को, डॉटर ट्रांसफर द ट्रेड टू द ग्रैंडसन, मदर ट्रांसफर द ट्रेड टू द सन, फादर ट्रांसफर द ट्रेड टू द ग्रैंडडॉटर। ठीक है, राइट? सो हमने कहा यहाँ पर मदर गिव टू द सन एंड सन गिव टू द ग्रैंडडॉटर। डन है यहाँ तक? तभी हम कहते हैं ना इन सम ऑफ द कैरेक्टर यू आर सिमिलर टू योर फादर और मदर, राइट? आइडेंटिफिकेशन की जाती है ना वो इसी वजह से, राइट? So this is being the one जो हमने कहा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो यहाँ से हमें क्या क्या समझ आया बेटा? यहाँ से हमें सबसे पहला कंसेप्ट जो समझ आया कि हमारे पास जो जीन्स हैं अगर आपके लोकेटेड एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं, तो अगर एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है जीन मेरे पास, राइट, तो वो आपका क्या शो करेंगे? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एंड रेसिप्रोकल क्रॉस डू नॉट यील्ड द सेम रिजल्ट एज द नॉर्मल क्रॉस। ठीक है, राइट? फिर मैंने कहा अगर एलोसोमिक इनहेरिटेंस होती है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, तो मदर विल ट्रांसफर द ट्रेट टू द डॉटर एंड देन डॉटर टू द सन, राइट? फादर ट्रांसफर द ट्रेट टू द डॉटर एंड डॉटर विल ट्रांसफर द ट्रेट टू द ग्रैंडसन। ठीक है, राइट? यहाँ तक का पॉइंट समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, अब ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ा बेटा, राइट, इसमें से ये बताओ, इस पूरे को सोच के अच्छे से जितना अभी तक आपने पढ़ा, right, that can a mother be a carrier of disease or father be a carrier of disease? Can mother be a carrier of disease or father can be a carrier of disease? Let's suppose कोई disease है जो X linked है, right, तो उसमें मदर कैरियर रहेगी या फादर कैरियर रहेगा? किसमें एक्सप्रेस करने की टेंडेंसी पूरी है? which has a tendency to express the complete? father, exactly, right? now अब दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे यहाँ पर ध्यान से। अगर मैं कैरियर पूछूंगी तो कैरियर किस कंडीशन में आएगा? हेट्रोजाइगस में ना। और अगर मदर हेट्रोजाइगस है तो उस कंडीशन में वो कैरी कर रही है डिसीज को, आगे ट्रेड में पास ऑन करेगी, राइट? लेकिन अगर हम कहीं यहाँ पर फादर है हमारे पास एंड द फादर इज बीइंग द वन, राइट, जो हमारे पास ट्रेड को कैरी कर रहा है, तो उससे ट्रेड आगे 110% जाएगा ही जाएगा। क्लियर कंसेप्ट डन यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टूड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एलोसोमिक इनहेरिटेंस? यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है अच्छे से? डन, राइट? सो कंप्लीटेड यहाँ तक बचा, राइट? बेटिसन फनेट का एक्सपेरिमेंट याद रखना है, रेशो बहुत बार आ जाती है एग्जाम के अंदर। यस अभिषेक, राइट? उसी के साथ साथ आपको ये वाले पॉइंट अच्छे से कंप्लीट करने हैं, राइट? एंड एनी अदर स्पेसिफिक डाउट टू एनीवन? व्हाट धनंजय? कैरियर, आई सेड बच्चा कैरियर ऑफ द ट्रेट मीन्स जो ट्रेट को कैरी करेगा, खुद डिसीज शो नहीं करेगा लेकिन आगे जनरेशन में पास ऑन कर सकता है, क्योंकि खुद डिसीज शो करने के लिए डोमिनेंट चाहिए, बट इट्स मूविंग इन द रिसेसिव स्टेट, राइट? सो इसी वजह से हमने कंप्लीट समझ आ गया पॉइंट? अंडरस्टूड नाउ, राइट? yes, why child is more common in the sun when father is giving to daughter, right? बेटा more common in the sun क्योंकि सन में दिखती हैं, राइट? अगर मदर से कोई ट्रेट आया भी है ना सन के अंदर, राइट, तो जरूरत नहीं है फादर को ट्रेट है बेटा,
ठीक है ना, राइट। तो वो ट्रेड मदर से भी तो आ रहा है, मदर भी तो कैरियर है ही ना, राइट। सो ऑन दैट बेसिस हम कहते हैं कि डिसऑर्डर हमें स्पेसिफिकली मिलता है, ठीक है। ओके एवरीवन, सो कंप्लीट यहाँ तक। मदर में होता है बेटा, मदर में होमोजाइगस कंडीशन में होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो मदर में वो एक्टिव होगा ही ना, क्योंकि वो जीन सिर्फ होमोजाइगस में एक्टिव हो सकता है, ठीक है धनंजय। इसके एग्जांपल मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, हीमोफीलिया से कलर ब्लाइंडनेस वगैरह इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। हाँ जी, नोट्स मैं भी भेज रही हूँ आपको, नहीं आज ही भेज रही हूँ, राइट। कल इसलिए नहीं भेजे थे मैंने क्योंकि आज यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा तो अटैच होने आसान हो जाएंगे, राइट। सो आई एम जस्ट सेंडिंग यू द नोट्स, राइट, आफ्टर अ मिनट, राइट। और यहाँ तक का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लो बेटा, राइट, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक के क्लास में आपका पूरा लिंकेज स्टार्ट हो जाएगा और लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन असाइनमेंट में पोस्ट कर दूंगी आपकी कल तक, राइट। नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी मंडे से पहले तैयार हो जाएगी, ठीक है। अंडरस्टूड चलिए, यहाँ तक का टॉपिक सबको क्लियर है, फाइन, ओके गाइस, सो विल मीट यू इन द कमिंग